यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है श्रेया। ये मतलब मैं उल जुलूल कुछ भी लेवल बोल दूँ उसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई ट्रेड ही नहीं है यहाँ पर। बेस्ट होगा कि आप इसको इग्नोर करें, कल सुबह आकर एक फ्रेश व्यू लें, क्योंकि आप ज़बरदस्ती कोई ट्रेड खोजने जाएंगे यहाँ पर आपका जितना लॉस होगा आज उस और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ये थोड़ा सा मेरा आज व्यू रहेगा मार्केट के ऊपर। बीरू के पास चलते हैं। बीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव है? जी अनुज, स्टॉक स्पेसिफिक है मूव, लेकिन एक बात ये भी है कि जिन जिन स्टॉक्स में अब तक शॉर्ट कवरिंग का सहारा था, अब क्योंकि वो भी बहुत नहीं बची है तो कुछ कोलैप्सेस भी हैं, वो मैं खैर उस पर आऊँगा, लेकिन पहले मैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ। यहाँ पे मिड कैप बैंकिंग में एक आरबीएल बैंक के स्टैट्स, चाहे वो रोल ओवर के हों चाहे इसकी पोजिशनिंग, थोड़ी सी अट्रैक्ट कर रही है। अनुज, ये इस वक्त अब अक्टूबर 2024 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में है, और टसल और स्ट्रगल जिस प्राइस पे इसने लास्ट मिड में भी किया था, मिड में 15 मई के आसपास वो जोन को तोड़ता हुआ, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव है। और अगर आप देखें जिन काउंटर्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है उसमें प्लीज़ एक बार रखिएगा ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे आएगा। डे हाई पर अभी भी ये ट्रेंड करता हुआ और लास्ट जो एवरेज उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एक बार ट्रेंड लिखा है 5650 पे, प्लेसमेंट इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं रोलओवर के स्टैट्स देख रहा था वो भी इंप्रेस कर रहे हैं, और करीब 2.25% ऊपर ये अपने 200 डेमा के ऊपर आज निकलने की कोशिश करता हुआ 93% रोलओवर। लेकिन जो चीज़ कोलैप्स हुई, जिनके साथ अब मतलब ये दो हैं स्टॉक्स जो एज पे हैं, ट्रेंड और आरबीएल बैंक का कोलैप्स क्या क्या हुआ। आज प्रॉफिट टेकिंग मोड में कंप्लीटली गया जो शॉर्ट कवरिंग के सहारे आया था ट्रेंड, यहाँ मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है। बट प्लीज़ नज़र रखिएगा 1500 अगर टूटता है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, अब तक ये फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। और एक स्टॉक और रखूँगा, एस्कॉट। कल भी शॉर्टिंग हुई थी, आज भी शॉर्टिंग है, शॉर्ट रोल भी है, एंड सडनली एस्कॉट्स सारे एवरेजेस के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो दो स्ट्रॉन्ग और दो वीक कैंडिडेट है। पर अनुज, खैर मैं वो जब आप कह रहे थे ना कि न पैसा कमाने दूंगा न कमाऊंगा, एक फिल्म याद आ गई राज बब्बर और धर्मेंद्र जी की, जीने नहीं दूंगा। खैर मैं अपने प्रश्न पे आता हूँ यहाँ पे। अभी अनुज, हमें इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर क्या निकालेगा? बिल्कुल, 25,000 का टफ जोन, 24,600 का बेस जिसको हम तोड़ नहीं रहे। जैसे आप कह रहे थे ना कि चल नहीं चला बात दूसरी, लेकिन कोलैप्स तो हो, वो भी नहीं हो रहा है। तो वो ड्राइविंग फोर्स होगी क्या? आई थिंक ड्राइविंग फोर्स होगी या तो एफआई की कैश मार्केट में बाइंग शुरू हो जाए, बड़ी वाली वीरू सॉरी, या तो बड़ी वाली कैश मार्केट बाइंग शुरू हो जाए, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो, कोई ट्रिगर आए। अब अर्निंग सीजन भी खत्म हो रहा है, तो मार्केट के पास एज सच कुछ एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक भी नहीं है जो मार्केट को इस रेंज से बाहर निकाल सके। एक ट्रिगर जो मार्केट को अगले महीने मिलेगा, अर्ली पार्ट ऑफ द सीरीज़, वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। वो 6 जून को जो आनी है, आई थिंक वो अगर वो इससे बाहर निकाल पाए। बैंक निफ्टी, देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो रही है बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी फंस गया एक दायरे में आकर, और बैंक निफ्टी जो है वो जब से 56,000 लगाया उसके बाद से इसने चलना बंद कर दिया है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के आप चार्ट देखिए, हायर लेवल पर रोज़ आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग हो रही है। तो आई थिंक या तो बैंक निफ्टी में कोई मूव आ जाए, या फिर कोई रिलायंस जैसा स्टॉक है जैसे फॉर एग्जांपल, उसमें एकदम से कोई ट्रिगर आए, वहाँ रैली आ जाए। इनमें से कुछ होने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुश्किल है, तब तक आपको इसी तरीके से मेरे ख्याल से इस रेंज में ही नेगोशिएट करना होगा। चलिए अब श्रेया के पास। हाँ अनुज, जो बहुत खांस रहे हैं और गले में खराश है, अमूमन क्या होता है कि कुछ तला भुना खाने के बाद पानी पीने से ऐसा होता है। गलत तो नहीं हूँ मैं? नहीं वीरू, बिल्कुल सही है आप। देखिए आज हमारे यहाँ पर, अब आप जानते ही हैं कि आज आशीष का बर्थडे था, तो आज आशीष ने थोड़ा सा कुछ ऑफिस में ज़्यादा ही पार्टी कर दी, तो वो थोड़ा लंच थोड़ा हैवी हो गया उस चक्कर में। तो वो बिल्कुल उसी का है, तो वो उसके लिए थोड़ा दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल सही बचाना वीरू, आपने गलत नहीं बचाना। आई एम श्योर आपके पास भी दिल्ली में पहुँच गया होगा, अब तक नहीं पहुँचा तो पहुँच जाएगा। तो सूखा है मामला यहाँ। कोई नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। हम कल करेंगे शुक्रवार। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ बात कचौरी की हो रही है, इससे पहले ही कोई कुछ और समझ ले, तो इसके लिए यहाँ पे हाँ बेक्ड कचौरी की यहाँ पर बात हो रही थी। हेल्थ कॉन्शियस बेक्ड कचौरी इज नॉट डीप फ्राइड। वैसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे और फ्लो भी समझेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे अनुज आपसे ये कि इंडसइंड बैंक और कमेंस, 2 स्टॉक्स आपने सुबह बताए थे,
इंडसइंड बैंक सेबी के इन्वेस्टिगेशन के अंडर है इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में, फिर भी बोल्ड कॉल लिया आपने कहा कि अभी इसको इन ग्रीन रखना चाहिए। कमेंट्स में आपने कहा कि कॉन कॉल के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। दोनों ही सटीक एनालिसिस और शानदार रैली हमें देखने को मिल रहा है। इतनी बोल्ड कॉल कैसे? देखिए फ्रैंकली बोलो ना श्रेया, ये बोल्ड कॉल इंडसइंड बैंक पर मेरी, मैं कहूँगा उस दिन थी जब नंबर खराब आए थे। आज मैं इसको फिर भी बोल्ड कॉल नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, इंडसइंड बैंक की आपने बात की है। आज इंडसइंड बैंक खुला सुबह 804 805 पर खुला और वहाँ से करीब 822, तो पूरी की पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। और आज मैंने एक चीज़ जरूर कही थी कि सबसे ज़्यादा मौका, अगर आपको वन साइडेड मौका अगर एक स्टॉक में मिलेगा तो वो इंडसइंड बैंक होगा। देखिए एक चीज़ समझिए, आप एक ही रीज़न पर बार बार किसी को नहीं धो सकते। तो वो अब इवेंचुअली जो आया इंडसइंड बैंक में, वो क्या आया था, वो कल इंडसइंड बैंक डे लो पर बंद हुआ था तो मार्केट को सेंस थी, वो ये आया था कि एक्स सीईओ और एक्स कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर सेबी ने एक्शन लिया, क्योंकि उन्होंने सेबी के हिसाब से उन्होंने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की है शायद, तो इस वजह से तो चले गए ना, तो बैंक क्यों सफ़र करे अब उसकी वजह से। और काफ़ी हद तक ये चीज़ प्राइस में है। और आप, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक ही खबर पर एक ही स्टॉक को बार बार नहीं पीट सकते। अब इंडसइंड बैंक में एक दिक्कत है, लेकिन आज सुबह वो थोड़े ग्राफिक रख दीजिए। आज सुबह जो ज़्यादा जोखिम वाले ट्रेडर्स थे जिनकी हमने बात की थी कि आप पैसा लगाइए इसमें, ट्रेडिंग के लिए हिसाब से चेज़ करने की कोशिश करिए, पैसा बनेगा। इसमें दिक्कत पता क्या है, बस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप कैरी नहीं कर सकते। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको हेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट कोई अगर ऐसी न्यूज़ आ जाए जो इससे अलग हो और एकदम कम्प्लीटली नेगेटिव हो, तो उसकी हम फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, है ना। तो इसके लिए इसको आपको ट्रेड इसी तरीके से करना होगा कि जब इस तरीके की खबर आए जिससे स्टॉक गिरे, वहाँ पे आप बाय करें। ये अभी भी मैं कहूँगा पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ पे भी आरबीआई इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ पे भी ये सब हो, वहाँ पर आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन बात आज थी कि आज एक ट्रेडिंग मौका था, इस वजह से। कमेंस की जहाँ तक बात है, कमेंस में आज एक जो कमेंस का चार्ट कह रहा था मुझे चिक के कि आज कॉन कॉल पॉजिटिव होगी। कॉन कॉल में क्या आएगा हमें थोड़ा पता था। हमारा व्यू तो क्या था कि आज सुबह वो पॉजिटिव खुलेगा और उसके बाद कॉन कॉल के बाद तेज़ी और बढ़ेगी, बड़ा मूव आएगा। तब ये थोड़ा पता था कि कॉन कॉल पॉजिटिव होगी, किसी को नहीं पता था वो तो। लेकिन चार्ट अपने आप चिल्ला के कह रहा था, जिस तरीके की पोजीशनिंग थी कि ये स्टॉक चलने को तैयार है। और इसके लिए आज हमने कमेंस पर पॉजिटिव भी लिया था। कल हमने LIC की बात की थी, वो LIC कल स्टॉक ऑफ द डे था। तो मैं ये पॉइंट आउट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस मार्केट में भी पैसा बन रहा है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं तो दिक्कत बस आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा इंडेक्स को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौके अभी भी शानदार हैं, उन्हीं पर फोकस करिए बेसिकली। ओके, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मौके शानदार, वहीं पे फोकस करने की फिलहाल हिदायत आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर रखते हैं। शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी क्योंकि आज बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर जहाँ बिकवाली हावी होती नजर आई, टाटा कंज्यूमर पूरा FMCG पैक देखेंगे आप तो वहाँ पर मुनाफा वसूली करीब 2% ये गिर गया। HDFC लाइफ यहाँ पर मुनाफा वसूली आज 1.5% के करीब। बजाज फाइनेंस टूट के कर रहा है कारोबार 1.25% और BEL में भी मुनाफा वसूली 1% के करीब यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर प्रेशर, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे 2.5% के करीब ये टूटा। अपोलो टायर्स 2.5% टूट गया। चोला इन्वेस्टमेंट पे मुनाफा वसूली यहाँ भी 2.5% से ज्यादा और यूनियन बैंक भी देखिए 1.5% से ज्यादा करके गिर रहा है कारोबार। इनफैक्ट पूरा PSU बैंक आप आज देखें तो प्रेशर में। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर शानदार रैली हम डिस्कस भी करते, कमेंट्स नतीजे शानदार, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा भरोसे दिलाने वाली 7% चढ़ गया। दीपक नाइट्रेट यहाँ पे खरीदारी रिजल्ट के बाद अच्छी होती हुई नजर आई, 4.5% ये दौड़ गया। RBL बैंक दौड़ा आज 3.5% से ज़्यादा, वीरेंद्र जी मेंशन भी कर रहे थे। और प्रेस्टीज स्टेट्स इनफैक्ट पूरा रियल्टी स्पेस ही देखें आप, वहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई। कुछ और स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक अगेन ये दौड़ गया 2% से ज़्यादा। बिग स्टॉक्स में शामिल सटीक एनालिसिस पर इटर्नल 2% आज यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई। ट्रेंट दौड़ा 1.5% और सन फार्मा में भी खरीदारी। पूरा फार्मा पैक आज अच्छे मूव्स के साथ कर रहा है कारोबार, करीब 1.5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम हमारे साथ आज होंगे फंडामेंटल राय देने के लिए JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता और टेक्निकल कॉल्स रहेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमित सेठ, रुचित और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर वमाक्षी बताएंगे आपको कि कमेंट्स का जोश हाई क्यों है। 2:20 पर उपासना भट्ट बताएंगे दीपक नाइट्रेट में तगड़ा रिएक्शन क्यों है। 2:25 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको इस साल म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसा रहा। फिर 2:30 बजे कंचन ही आपको बताएंगे अपोलो हॉस्पिटल के क्वार्टर 4 नतीजों का अनुमान कैसा है। 2:35 पर
मिताली जैन आपको बताएंगे कहाँ कहाँ बड़ी ब्लॉक डील हुई है, फिर 2:45 पर एफएनओ के नए शेयरों के एंट्री और एग्जिट पर डिटेल लेकर आएंगे मिताली जैन, और 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन जी। 3:05 पर ये बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पर जैसे स्ट्रैटेजी, 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। मीनवाइल संवर्धन मदरसन के नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स ठीक ठाक हैं, प्रॉफिट जो है वो पोल से थोड़ा बेटर ही है, तो 879 से बढ़कर 8050 करोड़ के करीब इनकम भी बढ़ी है, 27,600 करोड़ से बढ़कर 29,300 करोड़ पर आई। चलिए, पैनल तैयार है हमारा, आप सभी को गुड आफ्टरनून। रावत सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? शॉर्ट्स है, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स। यहाँ पर थोड़ी गिरावट है, सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 485 का। स्टॉप अभी ट्रेड कर रहा है 480 to 25, पॉसिबल के लो लेवल देखिए करीब 475 के। अपोलो टायर्स ओके, अपोलो टायर्स सेल कॉल 482 पे, और एक सडन रिवर्सल है ये। मैं अभी जब अपने स्टॉक्स लोकेट भी कर रहा था उसमें देखा था यहाँ पे सडन रिवर्सल। और मानस के पास चलते हैं। मानस, आपका कॉल इस वक्त का? देखिए, मेरा कॉल प्रेस्टीज स्टेट पे है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, इसलिए प्रेस्टीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1484 के रहेंगे, 1484 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और 1560 1560 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। चाहे तो जून मंथ का एट द मनी 1500 वाला कॉल ऑप्शन 86 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 120 रुपए के टारगेट सेट करनी है। ओके, मानस जी को पसंद आ रहा है प्रेस्टीज स्टेट्स, पूरे रियल्टी स्पेस में खरीदारी 1560 के टारगेट के लिए आप यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा अडानी पोर्ट्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली हाई लोज बन रहे हैं और स्टॉक एक बेस बना के बाहर आया है। रिसेंटली एक पुल बैक आया था टिल 10 डेमो और अब एक स्विंग ब्रेकआउट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसे बाय करें। 1410 का 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1470 के। ओके, हाँ चलिए प्लीज़ रखिएगा टारगेट अदानी पोर्ट्स का। ये भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ बीते 20 मिनट में इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, मतलब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर। डायरेक्टर साहब रोल ओवर जरूर रखिएगा इन स्टॉक्स के, और फिर आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं रुचित जी के पास, नहीं सोमिल जी के पास, माफ कीजिएगा। सोमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सोमिल, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? मेरा ट्रेड होगा JSW एनर्जी पर, और JSW एनर्जी में एक कंसोलिडेशन हुआ है, उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हार्ड अप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बनना शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 485 और टारगेट होगा 540। ओके, JSW एनर्जी ये पिक सोमिल जी की। प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद थे। प्रशांत जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून श्रेया, अनुज जी, वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे कल मॉर्निंग शो में जिंदल स्टील पिक किया था करीबन 945। मुझे लग रहा है अब इस ट्रेड में कन्विक्शन बढ़ रहा है, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। 965 करंट प्राइस 965, और ओवरऑल मेटल सेक्टर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं जो स्टॉप लॉस है वो 950 के नीचे 948 947 के आसपास रख के लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरा टारगेट यहाँ पे होगा 1020 1020। ओके, 1020 का यहाँ पे देखिए लक्ष्य है, 966 पे ट्रेड करता हुआ। चलते हैं अब आज की फंडामेंटल कॉल के लिए। आशीष चतुर्मुता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आशीष आप? और एक चीज़ और, ये इस ट्रैप से, इस जोन से जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, टायर्ड कर दिया बाजार ने, निकलने की कोई गुंजाइश हाल फिलहाल में नज़र आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए मेरे हिसाब से बाजार रेंज बाउंड जरूर बना हुआ है, पर अच्छी बात यह है कि हमने 20 डे और 200 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली बाजार अपने आप को मेंटेन कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर बाजार में देखने को नजर आ रहा है, बट इवेंचुअली मैं मानता हूं कि ये ब्रेकआउट ऊपर के साइड होता हुआ नजर आएगा
और इसमें मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आएगी, जैसे हमने पहले भी कहा है, BFSI स्पेस से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ सेलेक्टिव PSU बैंक्स के अंदर में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और अब अभी मैं थोड़ी देर पहले अनुज की कमेंट्री सुन रहा था ऑन कमिंस, तो आप देखिए किस तरह से पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग पॉकेट है वहां पर भी अब नंबर्स अच्छे आना शुरू हो रहे हैं। तो वहां पे भी आपने देखा कैसे ABB में एक अच्छी स्ट्रेंथ आई, सीमेंस ने एक अच्छे मूव दिया, और क्यूमेंस के भी आज कॉन कॉल के बाद बहुत ही अच्छी एक अपसाइड देखने को नजर आई। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रॉड बेस्ड मार्केट के अंदर में एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। डिफेंस स्पेस ने ऑलरेडी एक बहुत बड़े मूव हमें दिखाए हैं। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि 24,400 24,300 बाजार के लिए एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा, और एक बार ये रेंज निकली तो मैं समझता हूं नए ऑल टाइम हाई बाजार में जल्दी देखने को नजर आ सकते हैं। जहां तक ये ओके। पिक का सवाल है, हमें जो पसंद आ रहा है वीरेंद्र, वो आ रहा है रियल एस्टेट का स्पेस, और खास तौर पर पे ऐसी कंपनीज जो कि लग्जरी, मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल सेगमेंट सभी में प्रेजेंस है। और वहां पे हमें लगता है कि लोढ़ा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स एक बढ़िया कंपनी हमें नजर आती है। आप देखेंगे कंपनी ने अब तक के करीब 85 मिलियन स्क्वायर फीट का जो प्रॉपर्टीज है उनको डेवलप किया, और अभी कंपनी धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस जो है वो ना सिर्फ MMR रीजन में, बट धीरे धीरे इन्होंने अपने साउथ मार्केट में भी थोड़ी प्रेजेंस बनाई। बैंगलोर में इनका एक जो प्रोजेक्ट है, 5th प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो वहां पर पे भी मुझे लगता है बैंगलोर मार्केट में भी एक अच्छा खासा इन्होंने काम शुरू किया है। करेंटली आप देखेंगे तो बैंगलोर मार्केट में 2 से 3% का इनका मार्केट शेयर है। जिस तरह से कंपनी के प्लान है उसको देखते हुए लगता है आने वाले समय में 13 से 15% तक का मार्केट शेयर बैंगलोर मार्केट के अंदर में कंपनी बनाती हुई नजर आएगी। और आप देख अभी कंपनी ने करीब करीब एक 800 एकड़ के ऊपर का लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग पार्क जो है वो पलावा में के अंदर में उसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें भी हमें लगता है कि उसकी वजह से एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नजर आएगी। और पूरे MMR में अगर से आप देखें तो कंपनी के पास 3800 एकड़ के ऊपर की लैंड पार्सल्स है, जो कि काफी बड़ा लैंड पार्सल का रिजर्व है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि एक अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ यहाँ पर पे लोढ़ा में यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक में 1350 पे बहुत बढ़िया बेस बना है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 1800 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी मैक्रोटेक डेवलपर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी बाय या सेल के लिए। हमें ओवरऑल रियल एस्टेट काफी पसंद है, और उसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स हमारी एक इस समय की काफी पसंदीदा पिक है। चलिए, तो ये इस समय आशीष चंद्रमोहता जी की तरफ से व्यू मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। मीनवाइल सुबह हमने एक स्टॉक की बात की थी, BSE की। एक बार जरा उसका चार्ट लेकर आइए और देखिए क्या शानदार मोमेंटम स्टॉक में। सुबह एक बार के लिए कोलैप्स हुआ हालांकि, लेकिन उसके बाद अब वापस अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक वापस अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ शानदार मोमेंटम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए 2526 का हाई था, 2446, तो ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं रोलओवर की। देखिए 6 स्टॉक में आपको रोलओवर 0 भी दिखाई देगा क्योंकि वो F&O से बाहर जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और रोलओवर की पिक्चर है कैसी, बीरू समझ लेते हैं। बीरू बताइए। चैम अनुज, देखिए अब तक निफ्टी में करीब 73% रोलओवर है, और बैंक निफ्टी में करीब 70% रोलओवर है। हालांकि कल से आज के बीच में थोड़ा सा निफ्टी बैंक के रोलओवर्स पिकअप हुए हैं, बट मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसकी कॉस्ट में कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं है, तो बहुत एग्रेसिव नहीं है लॉन्ग। निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स कहाँ पे हैं? अभी भी जिन स्टॉक्स में रोलओवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो एग्रेसिव स्टॉक्स तो नहीं है अनुज। नेस्ले को देखिए, करीब 96% रोलओवर, सबसे ज़्यादा एक रोलओवर यहाँ पे। JSW स्टील 95% रोलओवर, ट्रेंट में करीब 93% रोलओवर, कोल इंडिया में 91% रोलओवर, ग्रासिम में 91% रोलओवर। इसमें से कोल इंडिया, ग्रासिम और नेस्ले काफ़ी हद तक लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में सेटल हो रखे हैं, तो बहुत ही एग्रेसिव स्पेस पर रोलओवर नहीं है अनुज। मतलब मेरे को निफ्टी के टॉप में कोई भी बैंकिंग नज़र नहीं आया। दैट्स थोड़ा सा, अगर आप देखें थोड़ा सा आपको ये मायूस करता है। बाकी सबसे कम SBI लाइफ और बजाज ऑटो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 73% रोलओवर है अभी तक, यहाँ पे पिकअप नहीं हुए बहुत रोलओवर। बाकी L&T में 74% और टाइटन में करीब 74% है। सेक्टर्स को एक गेस करते हैं कि डिजिट्स कहाँ पे अच्छी हैं रोलओवर की। मेटल में 85% रोलओवर, नो डाउट मेटल्स में पिछले 10 दिन में एग्रेशन बढ़ा है। CY25 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब इंडेक्स 85% रोलओवर, इंफ्रा 85% रोलओवर, निफ्टी FMCG 83, कैपिटल गुड्स में 83 और बैंकिंग में 82। तो बैंक्स थोड़ा सा बैकफुट पे अनुज, थोड़ा सा ये चीज़ इस बार हल्की सी मायूस कर रही है।
अनुज। बिल्कुल वीरू, और कल सुबह और डिटेल में भी रोल ओवर का एनालिसिस करेंगे जब नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये आपके लिए बैंक्स पर एक थोड़ा सा एक लो रोल ओवर। बीएससी की बात हो रही थी, एक बार बीएससी का चार्ट लेकर आइए। बीएससी में भी शानदार रोल ओवर है, करीब करीब 74% के करीब रोल ओवर्स हैं बीएससी में। यहाँ पर मूव काफ़ी अच्छे, लेकिन इसके अलावा एक रोल ओवर प्लेट लेकर आइए। अगर देखें आप ट्रेंड का रोल ओवर देखिए एक बार ज़रा, 93% के करीब ट्रेंड में रोल ओवर रहे हैं, और क्या शानदार रिकवरी रही है इस बार इस स्टॉक में। मानस, ट्रेंड पर क्या व्यू होगा? अगले महीने के लिए रोल ओवर किया जाए क्या इसे? तो देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि अब ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल, अगर नेक्स्ट मंथ की बात करें तो एक बार स्टॉक की 5700 5725 के ऊपर निकलेगा, आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 6000 तक का भी हो सकता है। तो अगर पूरे मंथ के हिसाब से भी पोजीशन लेनी हो तो 5500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लेनी चाहिए और 6000 के टारगेट सेट करनी चाहिए। ओके, ट्रेंड पे पॉजिटिव है फिलहाल 1.5% की तेज़ी के साथ, ऑलमोस्ट रिहाई के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया इसने वैसे, इस पर्टिकुलर काउंटर ने अभी भी अपनी 52वीं खाई से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मानस, आप ने प्रेस्टीज स्टेट्स सुझाया और आशीष जी भी लोधा के तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। रियल्टी स्पेस में हमें बाइंग पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। डीएलएफ भी उसमें एक शामिल, और आप देखिए वायदा गेनर्स में शामिल है डीएलएफ पे कोई अभी नजरिया मानस जी जिनके पास नहीं है? क्या अब इस रैली को चेज करे? अभी करंट मार्केट प्राइस ठीक लग रहा है, लेने लायक है, या फिर थोड़ा वेट करे गिरावट का? देखिए, मेरे हिसाब से तो खरीदारी अगर करनी है और एक पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आप करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह ही देखना चाहिए। 772 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 830 840 के बीच में हो सकते हैं। तो डीएलएफ पे ये फिलहाल राय आती हुई, और कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अच्छी तेजी आज बनती हुई नजर आई। लेकिन पीएसयू बैंक्स जो हम डिस्कस भी करते हैं, वहां पे थोड़ा प्रेशर आज के सत्र में भी देखने को मिल रहा है, और पिछले कुछ दिनों से भी देखिए पीएसयूज बैकफुट पर। आशीष चतुर्वेदी जी, पीएसयूज, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया देखिए डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है पीएसयू बैंक में? जी, तो देखिए श्रेया, मेरे हिसाब से तो हम तो काफ़ी पॉजिटिव हैं पीएसयू बैंक्स में, और हमारा ये मानना है कि एक लंबे समय का जो अंडर परफॉर्मेंस था पिछले कई दिनों का, वो अब कहीं ना कहीं आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। अब इंट्राडे जरूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग हमें देखने को बीच बीच में नजर आ सकती है, बट पोजिशनली अब हमारा तो ये मानना है कि पीएसयू बैंक्स एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब वापस इनमें स्ट्रेंथ आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स है, वहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ये बैंक्स आज आपको बिलो वन टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को नजर आ रहे हैं। लोन ग्रोथ हम देख रहे हैं 14, 15, 16% की लोन ग्रोथ यहाँ पर पे देखने को नजर आ रही है, जो कि एक एडिशनल कंफर्ट हमें दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अगर से इंटरेस्ट रेट में थोड़ी गिरावट आती है, आरबीआई कहीं पे भी रेट कट करते हैं, तो आप देखेंगे बॉन्ड प्राइसेस के अंदर में जो इजाफा आएगा उसका भी बेनिफिट इनको ट्रेजरी के अंदर में देखने को नजर आएगा, जिसके क्लियर बेनिफिशियरी पीएसयू बैंक्स बनेंगे। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ पीएसयू बैंक्स बाय ऑन डिप के कैंडिडेट है। हालांकि हमें जो प्रिफर्ड तरीका लगता है इसको प्ले करने का, वो सबसे अच्छा पीएसयू बैंक का ईटीएफ है, जो हमें ज्यादा सेफ लगता है, क्योंकि यहाँ पर पे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज स्टॉक्स का वेट काफी अच्छा है, और एक स्मॉल जो मझोले जो स्मॉल पीएसयू बैंक्स है उनका भी एक डिसेंट एक्सपोजर है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हमारी प्रिफर्ड बेट पीएसयू बैंक भी इसके ईटीएफ रहेगी, जो मैं समझता हूँ कि अगर से थोड़ा सा इसको समय दे तो ये आने वाले समय में अपने जो ऑल टाइम हाई इसने बने थे करीब 90 रुपए के आसपास, उसको क्रॉस करते हुए हमें ये ईटीएफ नजर आता है। अच्छा आशीष, ये एफएमसीजी में आप और क्या कर रहे हैं? मतलब आप देखिए, एक आईटीसी की स्टोरी थोड़ी सी क्लियर हो रही थी, फिर बैट का एग्जिट आ गया वहाँ पर। एक मैरिको ठीक ठाक चला, लेकिन अदर देन दैट, जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग मूव, एक ब्रेकआउट के एज पे बैठा था ये इंडेक्स, लेकिन ऐसा कोई चमत्कारिक अगर आप देखिए मूव अब तक आया नहीं। एफएमसीजी आप लोगों ने अपने पीएमएस में प्लेस्ड कैसे किया है इस वक्त, और कोई खास स्टॉक जो इंक्लूड किया हो? जी, तो वीरेंद्र देखिए, हम काफी अंडरवेट पोजीशन पे है इस समय पे एफएमसीजी को ध्यान में रखते हुए। कंजम्पशन में डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें हमने ली है, पर उसको हम एफएमसीजी के बजाय हमें लगता है कि उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल का नाम ले सकते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड का नाम ले सकते हैं। ऐसे कुछ प्लेस हमने जरूर हमारे पोर्टफोलियो में जगह दी है, बट एफएमसीजी पर से अगर से मैं देखूं तो हमारा वेट काफी कम है। उसके दो तीन कारण है। एक कि
आप देख रहे हैं अभी तक के रूरल इकोनॉमी में बहुत एक जबरदस्त पिकअप आता हुआ नजर नहीं आया, और अगर से वहाँ उस पिकअप आता भी है तो उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है ऑटो कंपनीज जैसे कि हीरो मोटो कॉप, बजाज ऑटो, टीवीएस जैसी कंपनीज उसके बड़े बेनिफिट ले सकती हैं एज कम्पेयर टू एफएमसीजी कंपनीज। दूसरा, यहाँ पर पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है और वैल्यूएशन आप देखेंगे तो काफी काफी हाई पी मल्टीपल पे कंपनीज बैठी हुई है। और रीजनल जो अभी इस तरह से कंपटीशन बना हुआ है उसकी वजह से भी हमने देखा है कि एक तरीके की कहीं डाउन सेलिंग मार्केट के अंदर में देखने को नजर आई है। तो इस सबको देखते हुए हमें लगता है कि एफएमसीजी कहीं ना कहीं बाजार को एक अच्छा खासा यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रह सकता है, और इसके चलते हमने इस पूरी पोजीशन को एक अंडरवेट रखा हुआ है। डिस्क्रिशनरी जरूर हम प्ले कर रहे हैं, वहां पे हमने आईटीसी होटल्स की बात करी, इंडिगो को हम एक तरीके का डिस्क्रिशनरी स्पेंड के अंदर में मानते हैं, इटर्नल जो कि हमारे जोमेटो जो कि हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, ये स्टॉक्स को हम कंजम्पशन के तौर पर हमारे पोर्टफोलियो में जगह इनकी बनी हुई है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो स्टॉक्स की बात करते हैं, नंबर्स के बाद फोकस में है दोनों स्टॉक्स, कमेंस और दीपक नाइट्राइट। क्यों दौड़ रहे हैं दोनों शेयर, ये जानते हैं उपासना और वामाक्षी से। पहले चलते हैं वामाक्षी के पास और जानते हैं कि कमेंस में ऐसी तेज़ रैली क्यों आई। जी बिल्कुल, कमिंस के स्टॉक में काफ़ी अच्छा उछाल आया है। उनके नंबर्स जो अगर हम देखें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो मात्र 6% से बढ़ी है, क्योंकि डोमेस्टिक कारोबार जो है वो काफ़ी फ्लैट रहा है, सिर्फ 0.5% की ग्रोथ यहाँ नज़र आई है। मगर एक्सपोर्ट्स कारोबार में काफ़ी मजबूत ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है, करीब 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर एक्सपेक्टेड था, मगर उम्मीद से कम मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और नेट प्रॉफिट का भी आंकड़ा है जो कंपनी ने पोस्ट किया है वो उम्मीद से बेहतर है। कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुआ था जिसमें कंपनी का कहना है कि वो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 में। ग्रॉस मार्जिन्स को सेम लेवल पर सस्टेन या थोड़ा सा इंप्रूव करने की उम्मीद की जा रही है। ओवरऑल काफ़ी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है ये डिमांड को लेकर। पावर जेन रेवेन्यू में करीब 7% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ज़रूर नज़र आया था चौथे तिमाही में, पर ये लार्जली प्री बाय के कारण था जो Q4 ऑफ FY24 में हमने देखा था। प्राइसिंग जो है मार्केट में सेटल होने के लिए और 1-2 क्वार्टर्स लग सकते हैं। कंपटीशन ज़रूर बढ़ रही है, मगर उनका कहना है कि ये अपने प्राइसिंग को मेंटेन कर पा रहे हैं जो मार्जिन पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतर है। इनका कहना है कि डेटा सेंटर कारोबार से काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। डेटा सेंटर मार्केट में ज़रूर कंपटीशन है, मगर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कस्टमर्स। और केपेक्स भी जो कंपनी करेगी वो लार्जली FY25 के रेंज में ही करेगी। लार्जली ये सस्टेनेंस केपेक्स रहने वाला है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते काफ़ी अच्छा उछाल नज़र आ रहा है हमें कमेंट्स इंडिया में। ओके, रिजल्ट अच्छे, कमेंट्री भी पॉजिटिव, इसलिए कमेंट्स में शानदार रैली। उपासना आपके पास आना चाहूँगे, आप बताइए दीपक नाइट्राइट आज इसमें भी अच्छी रैली और टॉप गेनर्स में शामिल है, क्या करना क्या है इसकी वजह, और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा है उस पर थोड़ा बताइए। कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं वर्सेस वीक क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेशन था Q4 में भी। ग्रोथ मेनली फिनोलेक्स सेगमेंट में आई है जिसमें इम्प्रूव्ड वॉल्यूम्स दिखाई दी है, रेवेन्यू में भी 5% अपटिक है, और ये सेगमेंट में जो मार्जिन्स है उसमें भी 150 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर ओवरऑल Q4 नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 2% पे है, एबिटा ग्रोथ 5% पे है, और एबिटा मार्जिन्स जो है जो कि अंडर प्रेशर एक्सपेक्ट किए जा रहे थे इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है 30 बेसिस पॉइंट की। मार्जिन्स अभी 14.5% पे है वर्सेस 14.2%। पैट काफ़ी इम्पैक्टेड रहा, कंपनी ने बताया राइजिंग इनपुट कॉस्ट की वजह से और एग्रोकेमिकल डिवीजन की वजह से पैट इम्पैक्टेड था, जिसकी वजह से पैट में डी ग्रोथ आई है 20%। कॉन कॉल की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिव कॉमेंट्री दी है। कॉन कॉल में कंपनी बता रहे हैं कि FY25 काफ़ी चैलेंजिंग ईयर था केमिकल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अभी डोमेस्टिक डिमांड जो है उसमें रिकवरी की साइंस दिखाई दे रही है और पिकअप हो रही है। अगर कंपनी की प्रॉफिट की बात करें जो कि इम्पैक्टेड था, जैसे कि मैंने पहले हाईलाइट किया था, कंपनी बता रहे हैं कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये साल प्रॉफिट नॉर्मलाइज्ड लेवल पे आ जाएगा। अगर डाइज एंड पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी डिमांड काफ़ी अच्छी रही है Q3 के बाद, लेकिन एग्रोकेमिकल सेगमेंट का जो डिमांड है वो काफ़ी सबड्यूड है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा थोड़े क्वार्टर्स के आगे जाते हुए भी। अगर अभी गाइडेंस की बात करें तो कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है ग्रोथ को लेके FY26 में। कंपनी ने आउटलुक में पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक दिया है FY26 में, जो कि कंपनी के जो न्यू प्लान्स है वो भी कमिश्निंग
होने वाले हैं Q1 और Q2 में, ये भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस और ग्रोथ में FY26 में। सो ओवरऑल अच्छे नंबर्स और अच्छी कमेंट्री दीपक नाइट्राइट से। ओके, अच्छे नंबर्स और अच्छी कमेंट्री दीपक नाइट्राइट की तरफ से आती हुई। लेकिन बात एक बार कमेंट्स की करते हैं वापस, क्योंकि जो काफ़ी शानदार मोमेंटम है वो इसी स्टॉक में है, आज भी 6.5% ऊपर। आशीष चतुर्मोदा, इस पर क्या भी होगा आपका, पोर्टफोलियो में है क्या कमेंट्स? आशीष जी अनुज, तो देखिए बिल्कुल ये हमारी जो थीम है हमें काफ़ी पसंद है मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें क्यूमेंस, एबीबी, सीमेंस, हिताची एनर्जी, ये 4 कंपनियां हैं जिन पे हमने समय समय पर पोजीशंस ली और इनके अंदर पे हमारा एक कंस्ट्रक्टिव व्यू बना रहा। और अभी भी हमें लगता है आज जो खासतौर पर कमेंट्री क्यूमेंस की आई उसके बाद मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया वापस से री रेटिंग आपको देखने को नजर आएगी। तो हमें तो लगता है कि क्यूमेंस का जो आज का मूव है वो ये वन ऑफ मूव नहीं लगता, मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ 4200 तक की जो ट्रैजेक्टरी है वो क्यूमेंस के स्टॉक में देखने को नजर भी आ सकती है। तो डेफिनेटली हमारा भी एक बहुत पॉजिटिव व्यू क्यूमेंस पे बना हुआ है। साथ ही साथ हिताची एनर्जी, इस पे भी हम काफी लंबे समय से पॉजिटिव रहे हैं और हमें लगता है कि जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहेगी आने वाले 3 से 4 साल इस कंपनी के अंदर में भी। तो हिताची एनर्जी और क्यूमेंस, ये 2 स्टॉक इस पूरे लिस्ट में अभी के समय पे एक प्रेफर्ड बेट के तौर पे नजर आ रही है। कमेंट्स, सिमेंस, एबीबी तीनों को रखिएगा जरा प्लीज़, और इसका एक इफेक्ट किस स्टॉक पे ट्रांसलेट हो सकता है उसमें जो अगर देखिए तो बेस्ट केस तो कमिंस ही था, क्योंकि कमिंस ने आज अपना बेस से इजेक्ट किया है, बाहर निकल के आया है, तेज़ी हासिल की है इसने। कुछ ऐसा ही चार्ट सिमिलर है एबीबी, हालांकि उसकी प्राइस रेंज थोड़ी दूसरी है, 6030। सौमिल, आपका व्यू क्या है? आज कमिंस के पास अच्छे नंबर्स के साथ साथ अच्छी कमेंट्री थी, लेकिन अभी एबीबी को पार करना है लेवल जो कि प्लेस्ड है करीब 6100 के आसपास मेरे ख्याल से ढूंढने के बाद। आप एबीबी को कैसे अप्रोच करेंगे? एबीबी में अभी भी ऊपर में ब्रेकआउट के लिए जगह है। इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है ऑन द आवरली चार्ट। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे छोटा सा करेक्शन आके साइडवेज हो सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बहुत बड़ी कोई रैली ऊपर में आ जाए, लेकिन जो रेजिस्टेंस है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, दैट इज 6181, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लगता है कि दैट विल बी अ ब्रेकआउट और ऊपर की तरफ 7000 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखे जा सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 6600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, एंड दीज वुड बी वेरी शार्प। ये सब शार्प मूव्स हो सकते हैं क्योंकि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑन द वीकली और मंथली चार्ट्स हैं वो ऑलरेडी बाय में आ चुके हैं। सो मीडियम टर्म आउटलुक डेफिनेटली रिमेन्स पॉजिटिव। ओके, मीडियम आउटलुक पॉजिटिव नज़र आ रहा है सुमिल जी को एबीबी इंडिया में। कुछ और स्टॉक्स की बात करें जहां पे अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। मेटल स्पेस में आज अच्छी रैली है, यहाँ पर भी लगभग आप देखें 1.25% के करीब यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। जिंदल स्टील एंड पावर शायद सुझाए प्रशांत जी ने। प्रशांत जी, टाटा स्टील पे भी ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश, टारगेट 200 रुपये प्रति शेयर का रख रहे हैं, 162 पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसमें भी लगभग 1% की तेजी आपको देखने को मिलेगी। 200 के टारगेट कितनी दूर नजर आ रहे हैं आपको? तो श्रेया, यहाँ पे ये स्टॉक काफी वक्त से रडार पे है, बट मैं सिर्फ 165 के ऊपर क्लोजिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। एक बार ये स्टॉक 165 के ऊपर स्पॉट बेसिस क्लोज हो जाए, मेरे हिसाब से पोजिशनल अप्रोच रखना होगा करीबन 157-58 के आसपास, 157 158 स्टॉप लॉस रख के हम कंफर्टेबली 190 के टारगेट से हायर, जैसे आपने कहा 200 वो भी देख सकते हैं, बट 165 के ऊपर क्लोज हो तो ही पोजीशन लेना बेहतर होगा, वरना इसको डिप के लिए वेट कीजिए और बाय ऑन डिप्स की रणनीति फॉर मोमेंटम क्लोज अबाउट 165। ओके, अब एक बार चलते हैं हम गाबा सर के पास। गाबा सर, एक बार चार्ट देखिए आप, मैंने सुबह भी बात की थी आपसे मदरसन की, ये मदरसन का चार्ट लेकर आइए वापस। देखिए नंबर्स आए, नंबर्स के बाद पहले स्टॉक थोड़ी रैली आई, फिर कोलैप्स हो, और अब आ रही है बड़ी वाली रैली। इसमें कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है इनकी। गाबा सर, चार्ट वाइज कैसा लग रहा है स्टॉक? क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बार बना हुआ है मदरसन में लास्ट 1 घंटे का। अब 51 टू 30 के आसपास ट्रेड करता है। स्टॉक थोड़ा डीप होगा 148 का, लेकिन इसको लक्ष्य बनाते हैं 155 टू 160, ये जोन होना चाहिए। अपमूव मिलने की जगह अच्छी है और ये 22 से आज अभी बीटीएसटी के तौर पर भी चलेगा मदरसन।
मदरसन BTS के तौर पे चलेगा और अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है यहाँ पर। अब आता हूँ थोड़ा सा वो स्टैट्स को देखते हुए, जो सुबह सुबह हमें बहुत प्रभावित कर रहे थे। एक बार जरा IT लेके आइए, मतलब सुबह निफ्टी IT ने एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया। मूव अभी भी अच्छा है लेकिन मतलब सुबह की तुलना में काफ़ी कम है। एक बार लेके आइए कोफोर्ज, और सुबह बात भी हो रही थी इसकी। कोफोर्ज ने आज जो हाई लगाया वो था करीब करीब 8368 का, जो कि ऑलमोस्ट 11 फरवरी का स्विंग हाई भी है। अभी भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, आपकी रीडिंग क्या कहती है? ये मई नहीं, मतलब 17 अप्रैल से जो तेज़ी पकड़ी इसने एक तरफा, वो अभी तक कायम है। शार्पेस्ट मूव इन एंटायर मिड कैप IT। एक जरा रोल ओवर के रखिए फिगर स्क्रीन पे, और अच्छी पोजीशन रोल हो रही है। लग रहा है कि अब जितना थोड़ा सा कंसिडरेशन है, अगर ये एक बार के लिए 86-10 86-20 काट किया तो अच्छा मूव देगा। जी बिल्कुल वीरू जी, कंप्लीटली इन सिंक आपके ओपिनियन के साथ। मुझे लग रहा है 8625 8625 अगर ये क्रॉस कर दे, क्लोज कर दे, मुझे लग रहा है स्ट्रेट ये 8800 8900 इस जोन को छू सकता है, जहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, बट कंफर्टेबली अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी देखें तो इस लेवल के ऊपर मोमेंटम काफी बढ़ सकता है। सो 8625 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी, और स्टॉप लॉस करंट लेवल के जस्ट नीचे करीबन 8560-65 रख सकते हैं। 8560-65 स्टॉप लॉस करके फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप कोफोर्ज में अपना सकते हैं। अच्छी रैली 8588 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं 1.5% तेजी के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 2025 काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन बाजार की इस तेजी ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा दी है। पिछले 5 साल की बात करें, पिछले 5 महीनों की बात करें इनफैक्ट, तो क्या बदला है बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई हैं। बताइए कंचन, क्या है रिसर्च? जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो 2025 रहा है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन रहा है, लेकिन हम इंडियंस हैं, हमें पता है कि मुनाफा कैसे बनाना है, और मुनाफा हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा बनाया भी है। जैसे कि मेंशन भी किया गया कि इक्विटी मार्केट की बात करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन लोगों ने इस टाइम पे म्यूचुअल फंड की तरफ अपना जो रुख है बदल लिया। अगर आप देखेंगे 70% स्कीम्स ऐसी है म्यूचुअल फंड की जहाँ पे हमें 2025 में अच्छा खासा पॉजिटिव साइड में ही रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। डिफेंस थीम की बात करी जाए, गोल्ड की, BFSI स्कीम के, तो यहाँ पे रिटर्न्स तो काफी शानदार देखे गए हैं। इनफैक्ट अगर आप डिफेंस थीम के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देखेंगे तो 60% से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए डिफेंस में यहाँ पे 2025 में ही आपको करीब करीब 30% का रिटर्न देखने को मिला है। एक साल के अंदर इसने 12.5% का रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड में, सिल्वर में, BFSI में भी ये जो रिटर्न्स है काफी शानदार हमें दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप बात इस 6 महीने की कर लीजिए या पिछले 1 साल की कर लीजिए, तो जो नतीजे हैं यानी कि परसेंटेज वाइज रिटर्न है तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। और डिफेंस थीम तो एक्विटी मार्केट में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, और उस तरीके का ही परफॉर्मेंस हमें म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और फंड्स भी है, जैसे कि बैंकिंग, PSU, लार्ज कैप और ऑटो, यहाँ पे भी लोगों ने जो अपना रुख है वो बदला है और एक्विटी मार्केट से निकल के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रिटर्न्स में अच्छी खासी हमें तेजी जो है देखने को मिल रही है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट की है, वहां पे उन्होंने बताया है कि जो इस टाइम पे मार्केट का मोमेंटम है वो बदल रहा है, और मार्केट के मोमेंटम बदलने से जो लोग हैं वो अपना जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो प्लानिंग है उसको भी बदल रहे हैं। इस टाइम पे बेसिकली सस्ते वैल्यूएशन के चलते लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं और इस जगह पे पैसा लगा रहे हैं जहां पे उनको लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सके। लार्ज कैप के वैल्यूएशन इस टाइम पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, इसलिए वो एडवाइस भी यही कर रहे हैं कि इस टाइम पे आप अपना जो लमसम अमाउंट है वो लार्ज कैप स्टॉक्स जो है और जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वहां पे लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको SIP करनी है तो आप मिड कैप में SIP कर सकते हैं, और बाकी का जो पैसा है जिस टाइम पे इक्विटी मार्केट में कोई डिप आता है तो वहां पे खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड से जो पैसा बन रहा है वो काफी शानदार बन रहा है। जी हाँ, पैसा तो बन रहा है, शानदार बन रहा है, और लोग कमिटेड है भी म्यूचुअल फंड्स में। ये डेटा क्रंचिंग कंचन आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष, ये जो कंचन बात कर रही थी अभी कि स्टे कमिटेड विद लार्ज कैप्स, आप भी यही अपनी PMS में धारणा बना रहे हैं क्या? आप जब मुझे याद है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब काफ़ी शार्प क्रैक था, आपने कहा भाई B2 पे फोकस करो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आप HDFC बैंक पे फोकस करो, भले ही चल नहीं रहे हैं लेकिन आपका पैसा प्रोटेक्टेड है। आप मानते हैं कि जब बाजार यहाँ से चलेगा 25,000 से अगर इजेक्ट करता है, निकलता है, तो यही 2-3 लार्ज बैंक्स, बड़ी 4-5 अच्छी NBFCs पैसा बना के देंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वीरेंद्र स्टॉक को चलने का, उसके आपने देखा 2020
मैं एक एग्जांपल दूंगा ताकि ये ध्यान आए। 2008 से 2020 तक के जिस स्पेस ने सबसे कम रिटर्न बनाए थे वो थे पीएसयू बैंक्स। अब देखिए क्या हुआ, 2020 से 2024 जो सबसे बड़े रिटर्न बने वो बने पीएसयू बैंक से। वही 2020-21 से अगर से आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व या आप प्राइवेट बैंक्स को देखें तो इन्होंने कोई बहुत बड़े रिटर्न नहीं बनाए। बनस्पत आप देखेंगे तो कई दूसरे हाई बीटा सिक्लिकल सेक्टर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक अंडर ओनरशिप पूरे बीएफएसआई स्पेस में आ गया। इस अंडर ओनरशिप के चलते साथ साथ वैल्यूएशन की कंफर्ट आ गई, जहां आप देख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स आपको 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं फॉरवर्ड बेसिस पे। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जो एक समय पे 6-7 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती थी, आज वो 3-3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे आ गई है और इनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया। इनके जो ओवरऑल बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, उसमें कोई कमी नहीं आई, पर वैल्यूएशन गिर गया और साथ ही साथ अंडर ओनरशिप आ गई। अब हमें लगता है कि यहां से जैसे जैसे आरबीआई का एक सपोर्ट कहीं ना कहीं पूरे लिक्विडिटी सिस्टम को लेके बना हुआ है, उसका बेनिफिट सबसे पहले बीएफएसआई स्पेस को मिलेगा और जिसके चलते ये लार्ज बैंक्स, ये लार्ज एनबीएफसीज बड़े आउट परफॉर्मेंस की तैयारी आने वाले समय में करती हुई नजर आ सकती है। दूसरा, इस समय जो हमने हमारे पोर्टफोलियो में जो जगह बनाई थी वो थी थीमेटिक थीम्स की। जैसे कि हमने करीब शायद 4 महीने पहले से हमने डिस्कशन चालू किया था डिफेंस स्पेस पे, तब हमने मजगांव की चर्चा की, सोलार इंडस्ट्रीज की चर्चा की। तो आप देखिए कि जब एक अच्छे करेक्शन के बाद जब ये स्टॉक्स आपको नीचे पे मिल रहे थे तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ गई थी, प्लस डिफेंस का जो बजट था उसके एलोकेशन में कोई कमी नहीं हुई थी और ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली इन कंपनीज की बढ़ रही थी। तो इसकी वजह से हमने देखा कि इनके अंदर में, और फिर जब इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात हुई तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको रीजन मिल गया इन स्टॉक्स के अंदर में बड़ी तेजी बनाने के लिए। बिल्कुल। चलिए, ये बात हो गई डिफेंस की। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर हम दूसरी ट्रेड के लिए चलेंगे मानस जी के पास एफएनओ सुपरस्टार, फिर सोमिल जी के पास चार्ट का चमत्कार और आशीष जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो प्रशांत जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। जी आनंद जी, बिल्कुल। अगर हम हुडको की तरफ देखें, मुझे लग रहा है ये पैटर्न काफी स्ट्रांग है और एक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक शायद मोमेंटम ला सकता है। सो इस मोमेंटम को हम एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। इसकी जो जून महीने की 245 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 9 के आसपास चल रही है। 5.5 के नीचे यानी 5.4, 5.3 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। यहां से जो टारगेट होगा, टारगेट 1 15 और टारगेट 2 18 का। ओके, आपकी कॉल है हुडको की। 245 की स्ट्राइक आप पिक कर रहे हैं और हुडको एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग के दौर से गुजर भी रहा है। चलिए मानस से बात करते हैं अब आज का एफएनओ सुपरस्टार। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए जेएसएल जिंदल स्टेनलेस पे ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो जेएसएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, जून मंथ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 670 के प्राइस चल रहे हैं, यहाँ पर 659 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 690 रुपए की टारगेट। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए जिंदल स्टेनलेस मानस जी के पिक। सोमिल जी, आपके पास आना चाहूंगी, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। हाँ, मैंने पिक किया है ओबेरॉय रियलिटी स्पेस। बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और यहाँ से मैं समझता हूँ कि जो ओबेरॉय रियलिटी है उसका जो कंसोलिडेशन लास्ट एक हफ्ते से देखने मिल रहा है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस 1690 है और टारगेट 1850। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इस समय। ओके, चलिए, ये इसमें ओबेरॉय रियल्टी पर एक कॉल आती हुई। अब आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। आशीष, बताइए क्या पिक किया आपने? तो अनुज, हमें वाटर ट्रीटमेंट थीम काफ़ी अच्छी लगती है और जिस तरह से अभी वाटेक वाबाग जो एक हमारी प्रिफर्ड पूरी स्टॉक है इस पूरी थीम में, उसके नंबर्स भी आए, काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। हमने देखा टॉप लाइन के अंदर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को नजर आया, जहां पिछले मार्च में कंपनी का जो नंबर था वो करीब 934 करोड़ का था, वो इस साल टॉप लाइन करीब 1150 करोड़ के आसपास आई। और वहीं प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा 78 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ पे देखने को नजर आई वाई क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे हिसाब से टॉप लाइन ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ और पैट ग्रोथ हमें यहाँ देखने को नजर आई। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ के आसपास की है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। मोटा मोटी 4 टाइम की एक ऑर्डर बुक टू बिल इस समय पे कंपनी इंडिकेट कर रही है और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कंपनी की जो फ्रेंचाइज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 125 प्लस पेटेंट्स कंपनी के पास है अपने इस वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर में, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये एक तरीके की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है विद इन
विद इन द वाटर ट्रीटमेंट स्पेस, और जिस तरह की आने वाले समय में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आ रही है उसको देखते हुए हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी। टेक्निकली भी आप अगर से देखें तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही डिसाइसिवली 1520 के ऊपर क्रॉस किया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ किया है, जिसके चलते मेरा ये मानना है कि 1540 1550 अब इसका एक लॉन्ग टर्म बेस बनकर नजर आएगा। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 2000 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री वाटेक वाबक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है फ्रॉम अ फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल पर्सपेक्टिव। ओके, वाटेक बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है आशीष जी को, ये मिड कैप फंडा के लिए पिक आती हुई आपके लिए। अब हमारे साथ रुचित जुड़ रहे हैं शो में। रुचित जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले इस वक्त का ट्रेड आपका। जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, बैंकिंग स्पेस में से आरबीएल बैंक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है और आप पिछले कुछ दिनों में देखिएगा तो स्टॉक एक ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है, अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स ब्रेक नहीं कर रहा और जो प्राइस अप मूव्स हो रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हम देख रहे हैं कि 200 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन होने के बावजूद ये स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखी जा रही है। सो ओवरऑल एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न के ब्रेकआउट के वर्ज पर है, तो करंट लेवल्स में हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो आरबीएल बैंक में खरीदारी करे, 208 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 224 के अराउंड के नियर टर्म टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए, ये आरबीएल बैंक की बात हुई, आज ही बैन से भरा है, देखते हैं कल कहीं नई सीरीज़ की शुरुआत बैन से ही ना करे, लेकिन ट्रैक्शन तो अच्छा है स्टॉक में। अब नंबर्स की बात करते हैं। कल निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल समेत वायदा के 4 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। अपोलो के नंबर्स कैसे रहेंगे ये जानते हैं कंचन से। कंचन बताइए। जी, अगर अपोलो हॉस्पिटल के क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी फ्रंट में कर लीजिए, रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट, एबिटा, या तो साथ में अगर आप मार्जिन्स भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्जिन्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो ये अच्छे खासे सुधरते हुए करीब करीब 14 से 15% पर रजिस्टर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन नंबर्स को बेसिकली जो सपोर्ट है वो कहाँ से मिल रहा है, जो इनका हेल्थ को है उसका एक परफॉर्मेंस जो है हमें बहुत शानदार देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इनके केस मिक्स में भी हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कंपनी की ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अच्छा खासा एक बेस देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक सेगमेंट जो इनका है वहां पे भी उम्मीदें जताई जा रही है कि हमें अच्छा खासा एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स को अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपको नजर कहां पे रखनी होगी उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा जो इनका इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उस पर कंपनी का किस तरीके का अपडेट आता है। अपोलो 24/7 जो है उनके स्टोर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी किस तरीके की अपडेट देती है। साथ ही साथ बांग्ला में इस टाइम पे काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है, तो उसके चलते जो इंटरनेशनल आउटलुक है उसके ऊपर मैनेजमेंट का क्या कहना है। और उसके साथ ही साथ हैदराबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे, मैसूर में हॉस्पिटल्स को लेकर किस तरीके के अपडेट्स हैं ये भी आपको की फोकस एरिया में रखना होगा। लेकिन ओवरऑल नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहे हैं। ओके, ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई अपोलो हॉस्पिटल्स की। ये चार्टिकली कैसा प्लेस्ड है मानस अपोलो हॉस्पिटल? देखिए, अगर हम अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है। कल भी अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और कल ही 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया था। आज भी अगर आप देखें तो मॉर्निंग से यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग हो रही है। अब एक सपोर्ट है, वो मेरे ख्याल से 68-60 के आसपास है। अगर 68-60 के नीचे जाएगा तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 6700 है वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए। इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, खरीदारी करनी है तो केवल 7000 के ऊपर ही करें। ओके, मीनवाइल एक स्टॉक और लेकर आइए, इटर्नल। सुबह भी हमने बात की थी इसकी, सुबह स्ट्रॉन्ग लग रहा था ये, अब डे हाई पर इस समय देखिए क्या शानदार मूव आ रहा है। अमित जी, इटर्नल पर क्या व्यू बनेगा? जी अनु जी, इसका अच्छा खासा सपोर्ट आता है 220 224 के आसपास, वहीं से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी दी है। 231 तक के इसके मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करेगा तो आई थिंक 240 पॉसिबल है। इन द मीनवाइल मोमेंटम अच्छा है, होल्ड करना चाहिए 224 के स्टॉप लॉस के साथ। स्क्रीन पे 228 पैकेट ट्रेड कर रहा है। खैर, एक बार अगर आप उस थ्योरी पे काम करें या फिर चलें कि इस पूरी सीरीज में 55,000 का जोन कभी नहीं टूटा, मतलब टूटा इंट्राडे बेसिस पे, या फिर एक दिन हार्डली टूटा था जब हमने 20 डेमा की तरफ हम गए थे। मोर और लेस 55,000 के मंथली पुट राइटर्स विन विन सिचुएशन में रहे। और जो स्टॉक्स फाइनली अब इस रेंज से मतलब निकलने की कोशिश कर रहे थे वो भी थोड़ा डिप में गए आज। मतलब कैनरा बैंक को देखिए बैकफुट पे, बैंक ऑफ इंडिया बैकफुट पे, यूनियन बैंक बैकफुट पे। बट जरा एक बार डॉक्टर साहब जरा प्लीज़ पूरे कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा और थोड़ी सी स्कैनिंग में निफ्टी बैंक ही करता हूँ। मतलब
अगर कल से किसी स्टॉक को इस पूरी ट्रेजेक्टरी से निकलना हो तो कौन कौन सा प्लेस्ड है? कंप्यूटर बेस्ड है, यूनियन बैंक बैकफुट पे, एक्सिस बैंक बैकफुट पे, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बैकफुट पे, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक बैकफुट पे। HDFC बैंक इनफैक्ट आज 20 डे मत हो रहा है, सिर्फ इंडसइंड बैंक जो है जिस पर आज सुबह कॉल भी ली गई थी वो ठीक ठाक करता हुआ, अदरवाइज पूरा बैंक बैकफुट पे है। पर HDFC बैंक आज पहली बार पोस्ट 9th में, यानी 9th में और एक आज 29 मई को, यानी 20 दिन बाद 20 डे को तोड़ता हुआ। अच्छा, आप कैसे सौमिल अप्रोच करेंगे इसको? पहले ये वीकनेस कोटक में थी, फिर धीरे धीरे ICICI बैंक में और अब HDFC बैंक में। 1900 के लेवल तक वेट करेंगे या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक गुंजाइश बन रही है यहाँ पर 30-35 पॉइंट की डाउन स्विंग की? बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो एक बहुत ही छोटी सी रेंज है, 54,900 नीचे के तरफ और 55,900 ऊपर के तरफ। सो ये एक ब्रॉड रेंज है और मैं समझता हूं कि थोड़ी सी वीकनेस डेफिनेटली बैंक निफ्टी में है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक में इनफैक्ट एक एंडिंग डायगोनल है ऑन द डेली चार्ट्स जो बहुत ही कॉशन रेज करता है इस इंडेक्स पे। और अगर ये नीचे की तरफ टूटता है ICICI बैंक का एंडिंग डायगोनल ऑन द डेली चार्ट, तो मुझे लगता है कम से कम यहाँ से 3 से 4% की कमजोरी ICICI बैंक में देखने मिलेगी और उसका इम्पैक्ट दूसरी सारी बैंक्स पे भी आएगा और बैंक निफ्टी पर भी आएगा। तो नीचे में मैं समझता हूँ कि 54,000 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन और भी कंटिन्यू करता है और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस बनती है तो 54,000 विल बी माय स्टॉप लॉस फॉर गोइंग लॉन्ग। हावेवर यहाँ से जो आउटलुक बनता है, मीडियम टर्म आउटलुक, वो पॉजिटिव बनता है। ऑन द हायर साइड मैं समझता हूँ कि 56,800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं ऑन द हायर साइड। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें और 54,000 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आप लेके चलें। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में अपनाने की ये स्ट्रैटेजी सोमिल जी की तरफ से आते हुए एक व्यू अभी फिलहाल निफ्टी बैंक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप देखें तो बाजार रिकवरी के बीच में प्रमोटर्स की बिकवाली बढ़ी है। जी हाँ, इस महीने प्रमोटर्स बाजार की तेजी को जमकर भुना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े सौदे डिस्काउंट पर हो रहे हैं। ज़्यादा डिटेल लेकर मिताली मौजूद हैं। बताइए मिताली, क्या है रिसर्च? जी बिल्कुल, पिछले एक महीने में हमने देखा कि प्रमोटर की जो स्टेक सेल है ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखने को मिली है। बुलिश मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो बड़ी बड़ी कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सारे ही स्टेक सेल आउट हुए हैं पिछले महीने, ये सभी डिस्काउंट पर हुए हैं। Q4 में भी हमने देखा कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर से काफ़ी नीचे आ गई थी और मई में जो ब्लॉक डील्स हुई है इनके साथ साथ OFS भी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि प्रमोटर्स यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मई में जो स्टेक सेल हुए उसका जो अमाउंट सामने आया है वो है 58,000 करोड़ रुपीस और 9 महीने के बाद ये प्रमोटर के हाईएस्ट सेलिंग नंबर्स है। इससे पहले अगस्त 2024 में 75,000 करोड़ की प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक सेल किए थे। उसके बाद मई 2025 में ये 58,000 करोड़ पे आया था। मैं प्रमोटर होल्डिंग की परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो दिसंबर 2024 में जो प्रमोटर्स की NSE लिस्टेड कंपनीज में स्टेक थी वो 41.09% थी, जो मार्च 2025 में गिर के 40.81% हो गई। अब क्योंकि अप्रैल मार्च में हमने और ज़्यादा स्टेक सेल आउट्स देखे तो अब देखना होगा कि ये जो फिगर है ये जून 2025 का कैसे आता है। अब नज़र डालते हैं मई में जितने भी प्रमोटर्स की स्टेक सेल आउट हुई है, बड़ी बड़ी डील साइज़ क्या थी और कितने डिस्काउंट्स पर वो डील्स हुई है। तो सबसे बड़ी डील थी भारतीय एयरटेल की 13,200 करोड़ की। सिग्नेटल ने 1.2% का स्टेक बेचा 3.6% के डिस्काउंट पे। इसके बाद ITC की 13,000 करोड़ की डील हुई है, यहाँ पे भी 8% का डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये एक्स डिविडेंड प्राइस था। इंडिगो में 11,500 करोड़ की डील एट डिस्काउंट ऑफ 3.5%। फिर PNB हाउसिंग फाइनेंस में भी 2,500 करोड़ की 5% के डिस्काउंट पर डील हुई। इसके अलावा JSW इंफ्रा, इनके फैमिली ट्रस्ट ने जो 2,500 करोड़ के आसपास स्टेक बेचा, ये भी करीबन 3% के डिस्काउंट पे बेचा। साथ ही पेटीएम और नवामा वेल्थ भी यहाँ पे शामिल है। पेटीएम में करीबन 2,104 करोड़ की डील हुई थी और नवामा वेल्थ में भी 2,100 करोड़ की, दोनों ही करीबन 6 से 8% के डिस्काउंट पर थी। चलिए, तो काफ़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं इस मार्केट में। मिताली शुक्रिया। काफ़ी IPOs भी आ रहे हैं। ये तो खैर बुल मार्केट का नियम है, ऐसा होता है कई बार बुल मार्केट में।
अब मार्केट के बड़े ट्रेंड की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन जुड़े हैं। रक्षित जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ आप थे इतने दिन से? बहुत टाइम बाद आए आज आप चैनल पर। अगली बार जल्दी होएगा। हाँ, खैर वैसे आपको मैं वैसे तो मिलता रहता हूँ, लेकिन चैनल पे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, तो इसके लिए सोचा आपसे पूछ लूँ। अच्छा, क्या लग रहा है मार्केट देखकर? आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या थोड़ा कैश रखा हुआ है पोर्टफोलियो में? हाँ जी, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जो हमारा फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है उस पे हम फुली इन्वेस्टेड हैं। ये जरूर है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस देखें जिन कंपनियों में आज हम इन्वेस्टेड हैं, पिछले 1 साल में कुछ चेंजेस किए हैं, तो वैल्यूएशन वाइज 25-30% लोअर पी मल्टीपल है आज पोर्टफोलियो का कंपेयर टू 2 साल पहले जो पी मल्टीपल था। तो काफी कंफर्टेबली फुली इन्वेस्टेड है इस टाइम पे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में। और आपका क्या व्यू है इस समय मार्केट में? ऑब्वियसली आप एक बॉटम अप स्टॉक इन्वेस्टर हैं, लेकिन जिस तरीके के हमने मार्केट में मूव्स देखे हैं पिछले 3-4 महीने में, ओवरऑल कॉन्फिडेंस है क्या अब इस मार्केट में? हाँ, तो मार्केट का स्ट्रक्चर काफी बदला है हमारे हिसाब से पिछले 3-4 महीने में। लास्ट ईयर तक जो स्ट्रक्चर था इट वाज काफी ब्रॉड बेस्ड था। बहुत सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे, हर सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। टेल विंड्स काफी सारे थे, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट केपेक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर सच सिक्लिकल स्टफ। अभी आज की डेट में जिस तरह से हम मार्केट को व्यू करते हैं, जो नैरोनेस है मार्केट की वो काफी बढ़ गई है, ब्रॉडनेस कम हो गई है। टेल विंड्स डाइल्यूट हो गए हैं, हल्के पड़ गए हैं, एंड हर एक इंडस्ट्री में गैप बिटवीन बॉयज एंड मेन जो बोलते हैं, एज इन मीडियोकर क्वालिटी कंपनी बॉयज कंपेयर्ड टू दैट द हाई क्वालिटी कंपनीज, हर एक इंडस्ट्री में फंडामेंटल ग्रोथ, गाइडेंस, एनहेंस शेयर होल्डर रिटर्न प्रोस्पेक्ट्स, उसका गैप काफी बढ़ गया है। सो काफी नैरो मार्केट होएगा हमारे हिसाब से अगले 2-3 साल कंपेयर टू पिछला 3 साल। तो पिछला 3 साल जैसे निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ रहा 24%, 2022, 23 और 24, ये 3 साल का अगर हम मिला लें तो FY25 का मैं नहीं इसमें काउंट कर रहा, निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ था करीब 24% इन 3 सालों का। मेरे हिसाब से FY25, 26, 27 ये 3 साल का ईपीएस ग्रोथ काफी लो रहेगा कंपेयर टू 24% जो पिछले 3 साल था। तो ऐसी वाली मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, विच इज वेयर द नैरोनेस ऑफ द मार्केट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो रक्षित जी के मुताबिक पहले अपॉर्चुनिटीज शायद बहुत दिख रही थी, अब वो कम दिख रही हैं। अब रक्षित जी, यहाँ पे स्कूल कॉलेज का लड़का तो कोई है नहीं, अब सारे मेंस हैं। चलिए उन्हीं की बात करते हैं जहाँ पे सारे सबसे ज़्यादा मेंस हैं, है ना? आपके मुताबिक कौन सा वो स्पेस है? क्या बैंक्स, एनबीएफसीज, आईटी, सबसे बड़े पिलर कहाँ पर है जहाँ पे आप ज़्यादा मेंस को लोकेट कर पाए? तो हमने अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन पिछले 6 महीने में ज़्यादा बढ़ाया है हेल्थ केयर की तरफ, क्योंकि हमारे को काफ़ी स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं एंड काफ़ी डिफरेंट तरह के बिजनेस मॉडल्स उसको कैपिटलाइज करने के लिए। तो चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक्स हो, इवन हेल्थ इंश्योरेंस वाली कुछ कंपनीज, तो हेल्थ केयर ओरिएंटेशन में हमने ज़्यादा बढ़ाया है। ये स्पेस एडवर्स मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड से भी थोड़ा सा बचा हुआ है, एज इन अगर जीडीपी ग्रोथ थोड़ा मध्यम होए, अगर ग्लोबल मैक्रो अगर वीकन होए, टर्बुलेंट होए, अनसर्टेन होए, तो ये जो हेल्थ केयर वाला स्पेस है इसमें मैं फार्मा को इतना इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड जेनेरिक फार्मा है, फॉर्मुलेशंस वाला फार्मा है, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी के हेल्थ केयर में हमने थोड़ा स्पेस बढ़ाया है। लेंडिंग में थोड़ा इम्पैक्ट कम किया है, क्योंकि हमारे हिसाब से चंद लेंडर्स ही अब अच्छा करेंगे कंपेयर टू द ब्रॉडर। सो जैसे HDFC बैंक में हमारा अभी भी स्टेक है, लेकिन बाकी जगहों पे एलोकेशन थोड़ा काटा है। ओके रक्षित जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। एशियन पेंट्स पर लेकर सवाल है मेरा। एशियन पेंट्स पिछले 2 साल से देखें आप अंडर परफॉर्म कर रहा है, पिछले साल तो 20% से ज़्यादा लुढ़का, निराशा ही हाथ लग रही है, काफ़ी टेस्ट कर रहा है पेशेंस इन्वेस्टर्स का। अब भी आपको इस पे भरोसा?
जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूरा भरोसा है। मैक्रो कब रिकवर करेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे बन जाता है, बिकॉज अगर अगर आप जैसे कि बिरला ऑपस को भी इंक्लूड कर लें लिस्टेड प्लेयर्स के नंबर्स के साथ, तो पूरा का पूरा पेंट इंडस्ट्री ही एट बेस्ट लो सिंगल डिजिट पे ग्रो किया है पिछला एक डेढ़ साल। ये बहुत ही स्लो रन रेट ऑफ ग्रोथ है। इनफैक्ट पिछले 25 साल में पहली बार पेंट सेक्टर 12, 18, 24 महीने में इतना स्लो रेट पे ग्रो किया है। इसके काफी सारे हाइपोथेसिस हैं ये क्यों हो रहा होगा। पेंट अप effect of post-COVID bunching up of demand and repainting cycles now going through a far more cyclical rather than consistent trajectory etc. या कुछ और भी possibilities हैं। तो मैक्रो एक बार जब रिकवर होएगा आई थिंक तब मोट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण अगर दूं, जब फुटफॉल ग्रोथ ही नहीं आ रही दुकान पे, जब वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है इंडस्ट्री में, तो जो कंपनी ज्यादा मार्जिन दे रही है उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान जा सकता है एक डीलर का। लेकिन जब फुटफॉल ग्रोथ आ रही होती है तब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें जो एशियन पेंट्स का सप्लाई चेन वेलोसिटी का है वो बहुत अहमियत रखता है आरओआई बनाने के लिए डीलर की। तो मैक्रो ग्रोथ जब तक नहीं आएगा हमें ऐसा लगता है कि एशियन पेंट्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आउटशाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार मैक्रो ग्रोथ आया तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी भी एशियन पेंट्स का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे हिसाब से कंपेयर टू बाकी की कंपनीज, particularly around supply chain velocity to begin with and demand generation for the dealer. तो वो शो अप करेगा सब। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल मार्केट में निश्चित तरह से शानदार रिकवरी आई। निफ्टी 24,800 को अब क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। एक बार जरा देखिए निफ्टी को 24,805 पर, थोड़ा एक्सपायरी मूव, 3 PM मूव। अच्छा रक्षित जी, आपके पोर्टफोलियो में आपने लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक और जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स दोनों लिए थे, अगर मैं सही हूँ तो HDFC लाइफ और ICICI लोम्बार्ड। इस थीम में हमने अच्छे रिटर्न्स देखे हैं पिछले कुछ महीनों में। क्या ये थीम कंपाउंडिंग थीम बन सकती है आगे जाकर? जी बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा रिस्क हमारे को लाइफ इंश्योरेंस साइड पे लगता है वो है रेगुलेटरी इंटरवेंशन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अहमियत क्या कम हो सकती है आगे जाके कि नहीं, क्योंकि यही एक मेन रिस्क है इस थीम में। अदरवाइज पेनिट्रेशन लेवल्स लाइफ इंश्योरेंस में बढ़ने चाहिए एंड मेन वर्सेस बॉयज का यहाँ पे भी सेपरेशन होना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस में हम थोड़ा ज्यादा बुलिश हैं। सो ICICI लोम्बार्ड इज वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे हमने एलोकेशन थोड़ा रिसेंटली बढ़ाया है, क्योंकि एक तो हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे को अपॉर्चुनिटी दिखता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक, इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द बुक में लॉन्ग ड्यूरेशन के पोर्टफोलियोज पे फायदा हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है। तो काफी सारे ये फैक्टर्स हैं जहाँ पे ICICI लोम्बार्ड जैसी कंपनी अगले 2, 3, 4 साल में काफी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दे सकती है। वैल्यूएशंस ऑब्नॉक्शियसली हाई नहीं है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं एंड ग्रोथ स्टोरी स्ट्रक्चरल है। ओके अच्छा रक्षित जी, अब आते एक दो स्पेस पे और अभी डिफेंस की बहुत चर्चा हुई, बीता ये पूरा मई डिफेंस को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा। डिफेंस ने मूव भी बहुत दिया, बट यहाँ से आगे चलते हुए अगले 1-2 साल के लिए जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर बना है नया, उसमें आपको डिफेंस में और टॉप लाइन की कितनी ग्रोथ की गुंजाइश नज़र आ रही है, और वो कितनी ट्रांसलेट हो पाएगी बॉटम लाइन में या फिर मार्जिन्स में? इसको देखते हुए आपका डिफेंस पे टेक क्या, कुछ एक्सपोजर बढ़ाया आप लोगों ने यहाँ पर? हाँ जी, सो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हर पहलू को देखना चाहिए ऐसी थीम में, ऑर्डर बुक ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा का सारा टॉप लाइन जो है बॉटम लाइन तक आए और ग्रोथ इक्वल रहे सारे पहलुओं पे। हमने यहाँ पे एक्सपोजर नहीं बढ़ाया है क्योंकि हमारा काफी लॉन्ग होल्डिंग पीरियड वाला अप्रोच रहता है। हम उन कंपनीज में, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं जहाँ पे काफी सालों तक हमें होल्ड करने की पॉसिबिलिटी रहे स्टॉक को।
डिफेंस में हमारे को अभी भी लगता है गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स एंड मार्जिन की अनसर्टेनिटीज दे एग्जिस्ट। ऑर्डर बुक में जरूर ग्रोथ आती रहेगी, आई थिंक थीम में दम है, एंड आफ्टर द रीसेंट इवेंट्स पिछले 2-3 महीने के, दे शुड बी मोर स्पेंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन डिफेंस, तो जरूर कुछ कंपनियां इसमें बेनिफिट उठा सकती हैं, लेकिन जो हमारी फिलॉसफी है उसमें अभी तक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के साथ कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग में ये अभी कोई स्टॉक हमने खरीदा नहीं है यहाँ से। ओके रक्षित जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा। डिविस लैब पे मैं पूछना चाहूँगी, डिविस लैब आप देखें तो बेस्ट फार्मा स्टॉक रहा है, पिछले साल ही देखें तो 50% का शानदार रिटर्न इसने अपने निवेशकों को कमाल कर दिया, लेकिन काफ़ी महंगा लग रहा है। अब क्या आप इसको अभी भी ओन कर रहे हैं? जी, हम इसको अभी भी ओन करते हैं। इसमें वैल्यूएशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो हम हमारे को एज ए रिस्क लगता है। हर स्टॉक में रिस्क भी होता है और रिवॉर्ड भी होता है। यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी काफी सारे हैं, विच इज पिछले खास करके 2 सालों में डिवीज का कैपेबिलिटी बिल्डअप इन वेरी वेरी डिफरेंट कैटेगरीज एक साथ हो रहा है, जिसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम एंड हेंस अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम, मार्जिन भी एक्सपेंशन का यहाँ पे काफी सारा स्कोप है ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने से। So both top line as well as bottom line have got levers डिवीज लैब में, जिसके कारण रिजल्ट्स में भी पॉजिटिव सरप्राइज आते रहे हैं। आगे जाके काफी सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में पॉसिबिलिटीज हैं एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर्स के आने की। So that is why I think अर्निंग्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव से डिवीज इज वन ऑफ द फ्यू लार्ज कैप स्टॉक्स जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2-3-4 साल में हमारे को काफी अच्छा दिखता है। बिल्कुल। मीनवाइल मार्केट में शानदार मोमेंटम आ रहा है। रक्षित जी, इस बात करते करते आपसे अच्छे मोमेंटम आए यहाँ पर। मेरी तरफ से भी आखिरी सवाल, लार्ज प्राइवेट बैंक्स कोटक और एचडीएफसी, खासतौर से कोटक ने काफ़ी अच्छे मूव्स दिखाए, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में या तो एफआई सेलिंग या जो भी है, थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया। आप ऐड कर रहे हैं क्या इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को? नहीं, मेंटेन किया हुआ है, हाई क्वालिटी बैंक्स में मेंटेन किया हुआ है, रिसेंटली ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारे कंसर्न्स हैं। एक तो पिछले 1 साल की रैली के बाद वापस प्राइस टू बुक मल्टीपल्स थोड़े से 2.5 टाइम्स 3 टाइम्स की तरफ प्रोग्रेस हुए हैं, फ्रॉम very attractive 1.5 to 2 times for some of these companies. दूसरा, there are a little bit of headwinds around margins for some of them, and as a result earnings growth अगर relative basis पे देखा जाए compared to other opportunities, जैसे पिछले 10 मिनट में हमने जिन स्टॉक्स की बात करी, उनमें से कुछ स्टॉक्स की अर्निंग्स ग्रोथ एक एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक की अर्निंग्स ग्रोथ से थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो एलोकेशन का इंक्रीज इन स्टॉक्स में ना होके मेंटेन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी है एंड क्वालिटी हमारे हिसाब से काफी बेटर करेगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, लेकिन एलोकेशन इंक्रीज बाकी जगहों पे है, इनमें नहीं। तो रक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे अपना व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी को लेके आई है और वो एक्सपायरेटेड स्विंग, लेकिन अब वो आ गया 24,831 पे, और फ्यूचर्स में तो मूव आ गया होगा, बट ऑप्शंस पे इसका आज के बहुत इम्पैक्ट नहीं आया होगा। बट अनुज, क्लोज फिर हमें लाके उसी दोराहे पे खड़ा कर रहा है, 24,800 फिर 55,500। व्यू क्या रहेगा कल के लिए? ओके जी, बिल्कुल। देखिए वीरू, ये पूरा का पूरा एक्सपायरी का 3 PM मूव है जो प्ले आउट हो रहा है यहाँ पर, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो इंटरडे चार्ट देखिए आप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का, इनके इंटरडे चार्ट देखिए आप किस तरीके से। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, ये हर मंगलवार और हर थर्सडे का ऑलमोस्ट पैटर्न बन गया है। मतलब वरना क्या मतलब था पहले जिस तरीके से ये स्टॉक पिटे और अब जिस तरीके से इनमें मूव आई, ये प्योर एक्सपायरी मूव्स हैं, ये प्योर इंडेक्स मैनेजमेंट है। और ये इसमें मतलब आई थिंक चीख के आपको चार्ट्स बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे सब होता रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0 सन्नाटा। आप कल कोई भी पोजीशन ना ही कैरी करें, इस मार्केट में कोई ट्रेड नहीं है और ना ही कोई ट्रेंड है इस मार्केट में। आपको रोज़ इंट्राडे पोजीशन पर पैसा बनाना है, बना सकते हैं तो अगले कुछ दिन, जब तक ये रेंज ना टूट जाए,
और स्टॉक स्पेसिफिक मेरा अभी भी मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रही है इस मार्केट में। एक अच्छी चीज़ हुई है, इंडिया विक्स कोलैप्स हुआ है, और अगर इंडिया विक्स ने वाकई कोलैप्स होना शुरू हुआ है तो जो पोजिशनल व्यू मैंने लिया था 4-5 दिन पहले कि अगर आप 20 डेमा के राइजिंग 20 डेमा के स्टॉप के साथ पोजिशनली अगर निफ्टी में लॉन्ग रहे हैं वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी यहाँ पर। पोजिशनल ट्रेड वो इंटैक्ट है 20 डेमा के स्टॉप के साथ, और उसमें आप जोड़िए अगर आप 25,050 के ऊपर निकलने लगे, उसको क्रॉस करने लगे तो वो जोड़ने का एक मौका होगा। तब तक आपको नियर टर्म में इंटरडे रहना होगा। ओके, ये है व्यू इंडस्ट्रीज पे आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। और अब एक काम करते हैं और थोड़ा सा मूव और शार्प हो रहा है 24,844 पर टेक्निकली अलाइन टू एक्सपायरी। अब आते हैं जरा एक बार जरा यतिन के पास चलते हैं और जो डीलर्स हैं वो क्या चीज़ कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। BTS डिटेल्स कवर कर लेते हैं। प्रकाश सर बताइए फ्राइडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे? फ्राइडे मॉर्निंग के लिए मुझे लगता है एक स्टॉक लेना चाहिए, वो है AREM। इसमें आज तेजी नजर आती है, 1087 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही टाइट स्टॉप लगाना पड़ेगा 1079 का, और अपसाइड टारगेट करीब 1110 पॉसिबल। AREM एनर्जी एंड मोबिलिटी, ये वाला स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? अमर राजा। हाँ, नाम चेंज हो गया इसका, अमरा राजा। अच्छा ठीक है, तो अभी उसका सिंबल आ गया AREM। हाँ, AREM आ गया उसका सिंबल, सही बोला आपने। AREM आ गया, अब उसका नाम चेंज हो गया। चलिए हम अपने डेटाबेस में भी चेंज करेंगे, मतलब इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, अमरा राजा से AREM कर दिया नाम, तो ठीक है। नाम में क्या रखा है, स्टॉक तो वही है। अब आगे बढ़ें और मानस जी से ट्रेड लें उनकी। मानस जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? देखिए, ऑयल इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑयल इंडिया हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दे गया है, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 438 पे। 438 के स्टॉप लॉस से 452 के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑयल इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। प्रशांत जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं BTST STBT? तो यहाँ आज सारे ही फार्मा स्टॉक्स में एक बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बेयर ट्रैप जैसा सिचुएशन हो रहा है, यहाँ पे स्पाइक आ सकती है। औरो फार्मा का सेटअप मुझे पसंद आ रहा है, करीबन 1170 पे स्टॉप लॉस में रखूंगा, 1155 के नीचे 1154 मेरा टारगेट होगा, 1210 1210। ओके, अरविंदो फार्मा। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र जी DLF के साथ ही जाना चाहूंगा। यहाँ पे 7-8 दिनों का नैरो रेंज के कंसोलिडेशन के बाद आज के सत्र में एक अच्छी कैंडल हम देख रहे हैं विच हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो एक नया मूव यहाँ पे लगता है अनफोल्ड होगा। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 782 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 812 पे। ओके, चलिए अब रुचित जी आपकी ट्रेड कल के लिए? कल के लिए जिंदाल स्टील में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। सो टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। प्राइस अप मूव था 830 से लेके 960 तक, उसके बाद 5-6 दिन का कंसोलिडेशन, और अब ये फ्लैग के पैटर्न से ब्रेकआउट के वर्ज पर है स्टॉक। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि फॉलोअप बाइंग काफी अच्छा रहेगा कल। तो करंट लेवल्स पे 950 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए, और 1005 to 1010 के टारगेट रेंज स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, जिंदल स्टील रुचित जी की पिक। सुमिल जी आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? कल के लिए मैं पिक कर रहा हूँ टाइटन में जो कंसोलिडेशन है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर की तरफ टूटेगा। 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देके गया है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 3520 का रखेंगे, और टारगेट ऊपर में 3700। ओके, टाइटन में इस समय बाय लेंगे। आप चलते हैं यतिन के पास और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला वो जानते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले लॉरस लैब्स, और आज फार्मा शेयरों में अच्छे खासे रोल ओवर्स भी देखने को मिल रहे हैं और बाइंग भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट लॉरस लैब एक ऐसा स्टॉक है जहाँ डीलर्स को 620-625 तक के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। जून सीरीज़ के लिए वो यहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो अच्छी खासी खरीदारी यहाँ देखने को मिल रही है रोल ओवर्स के साथ। इटर्नल यानी जोमेटो, कल MSCI की रीबैलेंसिंग होगी जहाँ ज़्यादातर जो सेलिंग आनी है वो हो जाएगी। डीलर्स के हिसाब से FIs की सेलिंग जो होनी थी वो काउंटर में शायद हो गई है, और यहाँ से इन जनरल उनको एक तेज़ी का मूड लग रहा है जहाँ वो BTST की एडवाइस दे रहे हैं, और 232 से लेकर 234 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने पहले कहा, कल MSCI की रीबैलेंसिंग है जहाँ इटर्नल के शेयर्स में सेल फ्लो दिखाई देंगे,
तो देखते हैं किस हिसाब से सेलिंग ऑब्जॉर्व होती है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो जो फुटसी की रीबैलेंसिंग थी उसमें स्टॉक कोई ज़्यादा प्रेशर में नहीं था और आज इनफैक्ट अच्छी तरीके से बाउंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय डीलिंग रूम से स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई पर आया। ये देखिए क्या शानदार रिवर्सल। आज मार्केट ने आपको फिर, वीरू क्या बोलें इसको, क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे इसको, क्या किया? सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटा है। फिरकी लगाई दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ गुगली फेंकी आज फिर से मार्केट ने। और ये देखिए क्या मूव है मार्केट में। और ये प्योर एक्सपायरी मूव्स इवेंचुअली दोनों साइड के ट्रेड्स दिए मार्केट ने आपको और 3 स्विंग्स दिए कुल मिलाकर। चलिए अब वीरू के पास ही चले, आज की मार्केट बेट समझते हैं। आज ऑब्वियसली लास्ट डे एक्सपायरी का, तो आज काफ़ी ऑल ओवर द प्लेस होगा ये, लेकिन कैसा लग रहा है मामला? बहुत एग्रेसिव नहीं है अनुज, बहुत एग्रेसिव नहीं है और बाजार एक रेंज में रहा। और जो स्टॉक्स चले भी उसमें मतलब सिर्फ इक्का दुक्का थे जो बहुत अच्छा और एक क्लीन स्वीप दे रहे थे। शॉर्ट कवरिंग थी जो उस मूव को कीप रख रही थी। लुक एट लॉन्ग 60, 81 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लगभग 31 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 46 में। जरा लेके आइए आप आपके स्क्रीन पे स्टैट्स लॉन्ग के। पहले सबसे पहले नो डाउट अबाउट दैट कि आज रियल स्टेट और ये केमिकल्स बास्केट और ये रियल स्टेट, 2 ऐसे बास्केट थे जिन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वाई खींचा। दीपक नाइट्राइट करीब 4.5%, 5%। प्रेस्टीज स्टेट्स DLF में अच्छा मूव था। औरो फार्मा, संवर्धन मदसन, इसमें लॉन्ग क्रिएट हुआ। जहां पे शॉर्ट कवर था वो क्या थी बास्केट? कमेंट्स में कंप्लीटली शॉर्ट कवर था। स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया। मैंने 2 बजे जिस स्टॉक का जिक्र किया था RBL बैंक, ये भी डे हाई पे क्लोज हुआ। ये भी ऑलमोस्ट अक्टूबर 2024 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे, यानी सिंपली जहां पे अच्छे क्लोज आ रहे हैं शॉर्ट कवरिंग। RBL, कमेंट्स, ऑल इंडिया, जिंदल स्टेनलेस, हिंदुस्तान जिंक। अच्छा एक बात और है, एक स्पेस और इमर्ज हुआ है जून के लिए, वो है मेटल्स। यूनियन बैंक बैकफुट पे था, आज इसने सरेंडर किया बहुत दिनों बाद। मुथूट फाइनेंस, MRF, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और HPCL, यहाँ पे शॉर्टिंग हुई आज। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, ये डिजिट हम ना भी देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जहाँ तक सिर्फ कोर टेक्निकल्स पे जाएं तो हाँ, अपोलो में एक रिवर्सल था आज, चोला रिवर्सल, एस्कॉट्स को बता अच्छी तरह से स्टिप हुआ। एस्टेल में जो शॉर्ट कवरिंग का मूव था वो आज कोलैप्स हुआ और L&T फाइनेंस, तो ये कुछ काउंटर्स थे जो आज थोड़े से कोलैप्स हुए। एस्टेल को पकड़ लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं कि क्या जो इसका वो अप ट्रेंड था वो अरेस्ट हो चुका है क्या, वो शॉर्ट कवरिंग का दौर खत्म हो चुका है क्या? आपकी राय मानस क्या कहेगी एस्टेल पे? क्योंकि जहां से रिवर्सल आया उसका एक मीनिंग था। 4 फरवरी के स्विंग हाई को आप नहीं पार कर पाए। आपका टेक क्या है एस्टेल पे? देखिए, करेक्शन की तरह ही देखेंगे आज की गिरावट को, या इसे केवल एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट तो अभी भी बेहतरीन लगते हैं। मेरे ख्याल से तो ये 1570 जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है और 200 डे मूविंग एवरेज है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो आज का डिप है वो एक मौका है खरीदारी करने का। मेरा समझना है कि अभी भी खरीदारी की जा सकती है 1474 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए अब क्योंकि हमने बात की अगली सीरीज़ की, कल से शुरू होने वाली सीरीज़ में काफ़ी चेंजेस भी होने वाले हैं। जी हाँ, आज से 5 स्टॉक्स बाहर जा रहे हैं जिनके आप रोल ओवर 0 देखेंगे और कल से 9 नए स्टॉक एंटर करने वाले हैं। ये सारी डिटेल जानते हैं मिताली से। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो पहले मैं एडिशंस और डिलीशंस की बात करूँ उससे पहले NSE का 20 मई को एक सर्कुलर आया था जहां उन्होंने 2 स्टॉक्स के नाम लिए, ब्लू स्टार और FSL, कि वो वायदा बाजार में अब इंक्लूड होने वाले हैं 30 मई से। लेकिन उसके बाद 22 मई को एक और सर्कुलर आया जहां पे ये बताया गया कि FSL क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल इसे FNO ऑप्शंस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं जून सीरीज़ के वायदा बाजार में आने वाले स्टॉक्स की। तो ब्लू स्टार, BDL, फोर्टिस, केन्स टेक्नोलॉजी, मैनकाइंड फार्मा, ये सारे स्टॉक्स इंक्लूड होने वाले हैं। इसके साथ साथ मजगांव डॉक, RVNL, पिरामल फार्मा और ऊनो मिंडा भी FNO स्टॉक्स में कल से इंक्लूड होने वाले हैं। जून सीरीज से जो बाहर होंगे स्टॉक्स, उनके नाम में अपोलो टायर, दीपक नाइट्राइट, एस्कॉट्स कपूटा, MRF और रेमको सीमेंट्स शामिल है। तो ये स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पे, जो कि जून में आपको नहीं दिखाई देंगे, और वो जो हम अपोलो टायर्स की बात कर रहे थे ना, और एक कारण उसका ये भी है। बाकी बैंक निफ्टी को लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। बैंक निफ्टी 55,608,
यानी दो चीज़ें हुई, वो 55,000 का पुट राइटर और 55,500 दोनों के पुट राइटर्स का कन्विक्शन जो है काम कर गया। जरा लास्ट आवर की जो तेज़ी आई है वो आईसीआईसीआई बैंक ने स्पॉन्सर की है, तो आईसीआईसीआई बैंक फिर भी थोड़ा बहुत एक ठीक क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक ने थोड़ा सा इसने थ्रेस जनरेट किया। आईसीआईसीआई बैंक वन शेड बेटर था भी एचडीएफसी बैंक से 1458। याद रखिएगा अभी भी ये आईसीआईसीआई बैंक का क्लोज जो है ना वो ऑल टाइम हाई पे है, लगभग ऑल टाइम हाई पे है, और एचडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से आज अपने 20 डिमा को सिक्योर करके लिया है। लेकिन आप मानते हैं मानस, अब जून में किसी भी दिन अगर ये लेवल कटा मतलब 1460-70 का, तो आईसीआईसीआई बैंक की लीडरशिप अपने पास रखेगा। तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट देखें तो जो कंसोलिडेशन है ये लगातार ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। इंटरडे सेशन में हर बार ही ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। तो मेरा समझना है कि ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है, और 1440 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर 1490, 1495 तक 1490 तक के टारगेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं श्रेया के पास और टीज़र अब मार्केट का पंचनामा का उसकी बात करते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है? आज सवाल जो मैंने पिक किया है वो टाटा एलेक्सी पे पिक किया है। हमारे एक व्यूअर हैं जो डेली पंचनामा देखते हैं, और उनका सवाल है टाटा एलेक्सी पे। उनकी जो खरीद है 6,460 ही है, 6,503 के लेवल पर कारोबार करे टाटा एलेक्सी। हालांकि अगर आप देखें डे हाई के आसपास आज क्लोजिंग की तैयारी, लेकिन जो 9,080 का स्तर था बावन वीक हाई, वहाँ से काफ़ी करेक्ट होकर कारोबार करे। मामूली प्रॉफिट में क्या करना चाहिए? देखिए इसमें मेरा ये मानना है कि आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि एक काफ़ी समय के बाद टाटा टेक और टाटा एलेक्सी में मूव्स आने शुरू हुए हैं। काफ़ी पेन झेला आपने इन स्टॉक्स में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर आपने अब तक बना के रखा है तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल है भारती एयरटेल पे। हम अक्सर इसकी चर्चा करते रहते हैं, और डे हाई के आसपास भी भारती एयरटेल क्लोज की तैयारी कर रहा है 1864 के लेवल पर। ब्रोकरेजेस भी बुलिश 2000 के स्तर देख रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे कब तक वो स्तर मैच होगा? अगर किसी के पास है तो वो होल्ड करे? देखिए टारगेट बड़े रखें, 2000 तो आ ही जाएगा। 2000 में बचा क्या है? अब हम तो 400-500 रुपये से इस पे पॉजिटिव है भारती पर, और मेरा तो ये भी व्यू है कि भारती में तो 5,000, 6,000, 10,000 के भी टारगेट आपके होने चाहिए। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं है कि कल की कल आ जाएगा वो। तो इसके लिए अच्छा स्टॉक है, और एक SIP वाला स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। एक भारत की टेलीकॉम मार्केट में दो ही स्टॉक हैं वैसे टेक्निकली, जियो खुद से लिस्टेड नहीं है रिलायंस के थ्रू, या फिर भारती एयरटेल। तो भारती प्योर प्ले टेलीकॉम प्ले, तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए आपको। चलिए 335 पे मैं जुड़ूंगा आपके साथ वापस, और कुछ और सवालों के जवाब देंगे मार्केट का पंचनामा में। लेकिन निफ्टी टुवर्ड्स द एंड बहुत शानदार जंप आया, और एक आध स्टॉक्स देखिए आप जरा कि प्योरली एक्सपायरी मूव्स हैं। लेकिन आप एक बार ज़रा इंटरडे चार्ट लेकर आइए पेटीएम का। इंटरडे चार्ट देखिए आप, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर शानदार मूव, लॉरस लैब्स में अच्छे मूव्स आए, बैंक ऑफ बड़ौदा, SRF देखिए आप एकदम टुवर्ड्स द एंड किस तरीके के शानदार मूव्स SRF में आए। यहाँ पर अच्छा आपको मूव देखने को मिला। उसके अलावा इंडसइंड बैंक डे हाई पर बंद हो रहा है, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आए। एक स्टॉक देखिए अपोलो टायर्स, ये FNO से बाहर हो रहा है, और जाते जाते इसकी अच्छी खासी धुलाई हुई जमकर, इनफैक्ट डे लो पर बंद होता हुआ ये स्टॉक। और उसके अलावा एक और स्टॉक है जहाँ पर थोड़ा एक्सपायरी प्रेशर रहा, वो है LTF, L&T फाइनेंस। ये भी स्टॉक जो है वो करीब आप देखेंगे तो डे लो के करीब आसपास बंद होता हुआ। LTF, L&T फाइनेंस स्टॉक ज़रा लेकर आइए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये थोड़ा सा आजकल हमारे सिस्टम में लगता है कि थोड़ा ऑयल कम हो जाता है तो वापस रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। 1.5% LTF नीचे। इस पर एक व्यू लेते हैं LTF। अमित जी बताइए क्या व्यू रहेगा LTF पर? जी जी अनुज जी, LTF एक साइडवेज रेंज में है, लगभग 20 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। अगर इसके 170 के लेवल्स टूटते हैं तो एक थोड़ा सा पुल बैक टुवर्ड्स 165 आ सकता है। किसी की अगर पोजीशन है तो 169 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। फिलहाल मोमेंटम डाउनवर्ड साइड पे है स्टॉक।
ओके, मीनवाइल निफ्टी देखिए आप टेक्निकली आज की जो क्लोज हो रही है अब वो डे हाई पर हो रही है। हालांकि 24,871 वो एडजस्टेड क्लोज जो है ना वो एक बार रेडी रखिएगा, क्योंकि मैं बताऊं आपको एडजस्टेड क्लोज अब आएगी कहाँ पर, यहाँ पर बिकॉज लास्ट 30 मिनट का वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाएगा तो ये आपको मिलेगा करीब 24,834 835 के करीब आसपास एडजस्टेड इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस आपको मिलेगी। लेकिन जो लास्ट ट्रेडेड रेट है वो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट वीरू डे हाई पर है, तो ये प्योर एक्सपायरी मूव्स और ट्यूसडे और थर्सडे अब 2 दिन आप ईयर मार्क कर लीजिए इस तरीके की वॉलेटिलिटी के लिए। ट्यूसडे को भी आपने देखा था क्या हुआ था, अब आज थर्सडे को भी देख लिया। बिल्कुल, ये मंगलवार गुरुवार कुछ ऐसा ही सीन रहा करेगा। बट मीनवाइल अगर उन्होंने किसी ने फ्यूचर में ट्रेड किया हो ना अनुज, तो शायद उसे सुबह सुबह एक अप्रोप्रिएट सेल भी मिला, अप्रोप्रिएट बाय भी मिला और निफ्टी बैंक 55,000 के पुट राइटर्स को इसने फिर रिस्पेक्ट दी। पर जैसे कि अनुज कह रहे थे कि इट्स मोर और लेस एक्सपायरेटेड मूव, लेकिन कल जब अभी कुछ देर में एडजस्टेड क्लोज आएगा फिर बात करेंगे। बैंकों में एक बैंक और जो एक अहम भूमिका निभा कर अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, दैट्स आई थिंक एक्सिस बैंक 1206 पे टुवर्ड्स डे मतलब हाई, यस। और दोनों ही बैंक ने, आई मीन HDFC बैंक ने और एक्सिस बैंक ने 2 लगाया 20 डे में। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। ओके वीरू, चलिए सब वॉल पर चलते हैं। मार्केट की क्लोज अच्छी हुई 24,875 पर 122 पॉइंट ऊपर। हालांकि जैसा मैं कह रहा हूँ एडजस्टेड क्लोज आपको 24,830 के आसपास दिखेगी। निफ्टी बैंक 320 पॉइंट ऊपर 55,736 पर। कहाँ ये एकदम 55,000 तोड़ने को बेताब था और आखिरी में देखिएगा शानदार रिकवरी आई। निफ्टी IT ये भी 300 पॉइंट ऊपर रहा। मिड कैप इंडेक्स 2.5% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2.5% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक था, 1365 बढ़ने वाले शेयर थे, 1260 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर मार्केट की क्लोज अच्छी रही, हालांकि इन बिटवीन काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। चलिए आप जरा सेक्टरल हीट मैप देखते हैं एक बार, यहाँ किस तरीके के मूव्स रहे वो देखते हैं। सिर्फ 2 सेक्टर थे रेड में, FMCG और PSU बैंक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। डिफेंस में आज एक फिर शानदार मोमेंटम था, 1% ऊपर था। मेटल्स में शानदार सबसे ज़्यादा मोमेंटम 1.3%, रियल एस्टेट 1.3% ऊपर, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, ऑटोज़ यहाँ पर अच्छा मोमेंटम, फाइनेंशियल्स आधा % ऊपर, IT ये भी करीब 0.8% ऊपर था, यहाँ पर अच्छे मोमेंटम थे। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार जरा। यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स रहे। 135 पॉइंट ऊपर हम निफ्टी पर 24,885 एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर निफ्टी पर बंद हो रहे हैं। इंडसइंड बैंक ने लीड किया, 2.5% ऊपर था। आज का हमारा बिग स्टॉक भी था। सन फार्मा 2% ऊपर था। अदानी पोर्ट्स, ट्रेंट, इटर्नल, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको तेज़ी देखने को मिली। उसके अलावा रिलायंस और ICICI बैंक ने अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को। BEL में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, इस पूरी सीरीज़ में BEL का जलवा था, लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। टाटा कंज्यूमर, HDFC लाइफ, जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर से जस्ट पहले, एशियन पेंट्स, ITC, ग्रासिम, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको नेगेटिविटी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर लेकिन गुरु एक शानदार एक्सपायरी टुवर्ड्स द एंड। बस ये जो है लास्ट के 15 मिनट का मूव था वो थोड़ा जल्दी आ जाता तो और अच्छा रहता। हाँ, जल्दी आता तो थोड़ा सा ट्रांसलेट आता है कॉल्स के प्रीमियम में, लेकिन ठीक है, कल क्लोज जब हमें मिलेगा तो शायद यही कहा जाएगा कि 20 डे को बाजार ने, निफ्टी बैंक ने फिर प्रोटेक्ट किया। मैं सिर्फ देख रहा था अनुज कि 20 डे का लैंड है 24,622 पे और आज का लो था 24,677, यानी मोर और लेस उस रेंज में आप एक फिर गए और फिर 200 पॉइंट्स का डिफरेंशियल क्रिएट कर लिया। खैर, आपका कोई प्रश्न हो इस क्लोजिंग पर, आज के बाजार की चाल पर, या फिर अपने इन्वेस्टर की कुछ कॉल्स पर जरूर पूछेगा। मार्केट का पंचनामा अनुज और श्रेया के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और आपसे कल मुलाकात होगी शुक्रवार को सुबह मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए